CH-61 अनकॉन्शियस अर्नब। अर्नब वरुण गोस्वामी की गर्दन को पीछे से पकड़ते हुए अपने करीब लेकर आता है और उसके कान में बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन वसंत का नाम सुना है और झज्जर में अभी अभी मशहूर हुए रंजीत राणा का नाम सुना है। दोनों आगे पीछे घूमते हैं मेरे। जाकर बता देना अपने बाप और भाई से अर्नब के पीछे आने की हिम्मत भी ना करें, वरना तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। मेरे नाम को अपने दिमाग में बिठा लेना, अर्नब, अर्नब सिंह नाम है मेरा। और अगर फिर भी चूल उठे मुझसे भिड़ने की तो कभी भी आ जाना। इतना कहने के बाद अर्नब अपने हाथ में मौजूद चाकू को वरुण गोस्वामी के राइट कंधे में गाड़ देता है। अचानक से चाकू लगने से वरुण गोस्वामी जोर से चीख पड़ता है और अगले ही पल वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग जब वरुण गोस्वामी की ऐसी हालत को देखते हैं तो सभी लोग डर जाते हैं। इधर अर्नब अभी भी अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के साथ वरुण गोस्वामी को देखते हुए कहता है, बता, एक चाकू के वार को तो सहन कर नहीं पाया और गुंडों को सुपारी देता है। इतना कह अर्नब गोरी के पास आता है और उसे कहता है, चलिए चलते हैं, अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। गोरी भी अर्नब की बात तुरंत गर्दन हिला देती है और उसके पीछे चलने लग जाती है। पीछे चलने की वजह से अचानक से गोरी की नजर अर्नब की पीठ पर जाती है। इस समय अर्नब की कार्डिगन जैकेट खून में भीग चुकी थी, जिसे देखकर गोरी काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत अर्नब से कहती है, अर्नब तुम्हारी पीठ पर तो घाव है, चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। अर्नब को पता था कि गोरी इस समय काफी ज्यादा डरी हुई है और अगर उसने गोरी को मना किया तो गोरी दोबारा भड़क जाएगी, इसीलिए वह तुरंत गर्दन हिला देता है। जब पारस और ललित अर्नब को होटल से बाहर आता देखते हैं तो उनमें से एक अर्नब के लिए दरवाजा खोल देता है तो दूसरा गोरी के लिए। अर्नब तुरंत जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और गोरी पीछे। इसके बाद अर्नब तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करते हुए हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है। उसके पीछे पीछे ललित और पारस भी फॉर्च्यूनर में आ रहे थे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अर्नब सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर तुरंत अर्नब का इलाज कर देता है और अर्नब की कमर पर एक पट्टी बांध देता है। अपना इलाज करवाने के बाद अर्नब गोरी को छोड़ने के लिए डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा था कि तभी गोरी के पास उसके पापा धर्मेश खन्ना का फोन आता है। अपने पापा धर्मेश खन्ना से बात करने के बाद गोरी अर्नब को डॉर्मेट्री की जगह दूसरी जगह चलने को कहती है। गोरी ने अर्नब को जहां चलने को बोला था वह झज्जर में ही एक जगह थी जिसे व्हाइट टाउन बोला जाता है। ये झज्जर का बहुत ही पोश इलाका था। यहाँ पर मोस्टली अमीर लोग ही रहते थे। व्हाइट टाउन में एक नॉर्मल विला की कीमत 5 करोड़ थी। अगर हाई सिक्योरिटी के साथ व्हाइट टाउन में वीआईपी एरिया में विला खरीदते हैं तो उसकी कीमत 25 करोड़ से 40 करोड़ के बीच जाती है। और यहाँ पर धर्मेश खन्ना ने अपनी बेटी के लिए व्हाइट टाउन में 35 करोड़ का विला खरीद लिया था। जैसे ही व्हाइट टाउन में अर्नब की गाड़ी एंटर करती है तो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं, लेकिन गोरी तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को फोन मिला देती है। तकरीबन 2 मिनट के बाद ही वहां पर एक काले सूट में इंसान दौड़ा हुआ आता है और गोरी को उसके विला की चाबी दे देता है और उसके पेपर्स भी। गोरी उस इंसान को थैंक यू बोलते हुए अर्नब को चलने का इशारा करती है। इसके बाद अर्नब कुछ देर में व्हाइट टाउन के वीआईपी एरिया में एंटर करता है और विला नंबर 14 के सामने गाड़ी ले जाकर रोक देता है। गोरी तुरंत जाकर विला का दरवाजा खोलती है और अर्नब और उसके दोनों फाइटर को कहती है, तुम नीचे फ्लोर पर मौजूद किसी भी कमरे में रह सकते हो, मैं ऊपर जाती हूँ। जिस पर अर्नब और दोनों फाइटर ललित और यश अपनी गर्दन हिला देते हैं। अर्नब ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में चला जाता है। अर्नब के जाने के बाद ललित और यश भी उसके बगल वाले एक ही कमरे में चले जाते हैं। हालांकि ग्राउंड फ्लोर पर पूरे 4 कमरे थे। अर्नब तुरंत अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। वह नहाना चाहता था लेकिन डॉक्टर ने उसे नहाने से कुछ दिनों के लिए मना किया था, इसीलिए अर्नब लेटकर सीधा सो जाता है। अगले दिन अर्नब ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 बजे ही उठ गया था और बाहर विला के गार्डन में आकर मेडिटेशन करता है और फिर बाद में अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लग जाता है। उसके मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की वजह से हवा के कटने की साफ आवाज सुन आई दे रही थी। उसके हर मूव से ऐसा लग रहा था जैसे कोई धारदार तलवार चल रही हो, जिस वजह से चारों तरफ साए साए की आवाज सुनाई दे रही थी। 5 बजे ललित और यश भी उठ गए थे और वह भी अर्नब के साथ है ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। अर्नब भी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बहुत सी बातें बताता है। 7 बजे कहीं जाकर गोरी की आंखें खुलती हैं। गोरी ताजी हवा खाने के लिए जैसे ही बालकनी में आती है तो वह गार्डन में अर्नब, यश और ललित को ट्रेनिंग करते हुए देखती है। इस समय तीनों ने सिर्फ लोअर पहन रखा था और ऊपर से कुछ भी ना पहनने की वजह से उनकी बॉडी कमाल लग रही थी। गोरी अर्नब को देखती है जिसकी कमर के चारों तरफ अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन गोरी देखती है कि अर्नब की कमर पर एक ट्राइबल फिनिक्स टैटू बना हुआ है जो नीचे से पतला और ऊपर की तरफ जाते हुए चौड़ा और अपने पंख फैलाए हुए हैं। वह टैटू अर्नब की पूरी कमर को ढके हुए था। अगर यहाँ पर कोई उस टैटू को ध्यान से देखे तो उसे टैटू के अंदर से हल्के लाल रंग की चमक निकलती दिखेगी। अर्नब को खुद भी नहीं पता था कि उसकी कमर पर इस तरह का टैटू भी है, लेकिन कोई भी जब उसके टैटू में देखता था तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। अर्नब तकरीबन 9 बजे तक अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। प्रैक्टिस करने के बाद अर्नब जैसे ही अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है
तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अर्नव को अचानक से बेहोश होता देखकर यश और ललित तुरंत अर्नव के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्नव को होश नहीं आ रहा था। गौरी जब अपने बालकनी से अर्नव को बेहोश होता देखती है तो वह भी थोड़ा घबरा जाती है और तुरंत नीचे आती है। तब तक यश और ललित अर्नव को घर के अंदर लेकर आ चुके थे और उसे सोफे पर लेटा दिया था। इस समय ललित अर्नव के ऊपर पानी के छींटे मार रहा था, लेकिन अर्नव उस पर कोई भी संकेत नहीं दे रहा था। गौरी भी अर्नव को उठाने की कोशिश करती है। जब अर्नव नहीं उठता तो गौरी तुरंत अर्नव को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहती है। यश तुरंत गाड़ी निकालता है और ललित अर्नव को गाड़ी के पीछे बिठा देता है। अगले ही गौरी तुरंत अर्नव के पास बैठ जाती है। गौरी को अर्नव के पास बैठता देखकर ललित तुरंत आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। पता नहीं क्यों लेकिन आज गौरी को अर्नव से उतनी चिढ़ महसूस नहीं हो रही थी जितनी उसे अर्नव को देखने के बाद पहले होती थी। शायद इसलिए क्योंकि कल जब अर्नव ने उसकी जान बचाई तो शायद उसके अर्नव को देखने का नजरिया बदल गया। इस समय अर्नव का सर गौरी की गोद में था। यश गाड़ी को तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा देता है। यश गाड़ी को उसी हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है जिस हॉस्पिटल में कल रात को अर्नव आया था और उसकी कमर की ड्रेसिंग की गई थी। गौरी हॉस्पिटल में अर्नव को उसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है जिसने अर्नव की ड्रेसिंग की थी। वह डॉक्टर तुरंत अर्नव की नब्ज चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह अर्नव को एडमिट कर लेता है। जहां अर्नव इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, वहीं दूसरी तरफ हिमालय में उस गुफा के अंदर वह 108 अघोरी एक ही मंत्र का जोर से उच्चारण कर रहे थे, जिस वजह से उसे गुफा के अंदर उन अघोरियों की आवाज गूंज रही थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब मंत्र बोलना बंद होता है तो सभी अघोरी अपने पास में मौजूद एक इंसानी खोपड़ी को उठाते हैं और हवन कुंड में फेंक देते हैं। जैसे ही वह खोपड़ी हवन कुंड में गिरती है तो हवन कुंड में अग्नि की लपटें काफी भयानक हो जाती है और लगभग गुफा की छत को छूने लग गई थी। लेकिन 2 मिनट के बाद उन सभी हवन कुंड के अंदर अग्नि शांत हो जाती है और बच जाती है सिर्फ राख। और इसके बाद वह सभी अघोरी उस राख को अपने अपने हवन कुंड से अपने नंगे हाथों से बाहर निकालने लग जाते हैं और सभी हवन कुंड से इकट्ठा हुई राख को मुख्य हवन कुंड के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद वह राख हल्के नीले रंग में चमकती है और उस मुख्य हवन कुंड के बीच में मौजूद आत्मा की परछाई के अंदर प्रवेश करने लग जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग पूरे 3 दिन का समय लग गया था। जैसे ही वह सारी राख उसे आत्मा की परछाई के अंदर चली जाती है तो वह आत्मा की परछाई नीले रंग की रोशनी में चमकने लग जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो अब तक पूरी गुफा में शांत बैठा वह बूढ़ा आदमी धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उस मुख्य हवन कुंड के बीच में मौजूद उस आत्मा की परछाई को देखते हुए धीरे से कहता है, तुम बनोगे मेरी विरासत के हकदार, तुम हो मेरे असली उत्तराधिकारी। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाता है और एक उंगली की तरफ अपनी निगाह डालता है और अगले ही पल उस बूढ़े इंसान की उस उंगली के अंदर से खून निकलने लग गया था। वह बूढ़ा इंसान अपने खून को देखता है और फिर मुख्य हवन कुंड की तरफ अपने खून की बूंद को उछाल देता है। अगले ही पल वह खून की बूंद बिजली से भी तेज रफ्तार में सीधा उस आत्मा की परछाई के अंदर प्रवेश कर जाती है। वहां पर मौजूद सभी अघोरी जब इस दृश्य को देखते हैं तो सभी के मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, यह तो रक्त संबंधी अनुष्ठान है। सभी अघोरी इस दृश्य को देखकर इस समय काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन तभी एक अघोरी कहता है, इसका मतलब यह है जो आत्मा की परछाई है यह सम्राट के वंशजों में से कोई एक है। क्या उनका यह वंशज इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने सम्राट तक को उनकी साधना से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। उस अघोरी की बात सुनने के बाद तो पूरी गुफा में इस समय सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वह सभी अघोरी इस बारे में ज्यादा बात न करते हुए दोबारा से अपनी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वहीं उन सभी अघोरियों को दोबारा से अपनी साधना करते देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति हल्का मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, मेरा पोता सच में काफी बड़ा हो गया है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसको ये सब सिखाने वाला मेरा ही शिष्य होगा। खैर, उसे अभी अपने जीवन का एक बहुत लंबा सफर तय करना है। मेरे बच्चे, अपने ऊपर भरोसा रखना, तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति दोबारा से अपनी आंखें बंद करके साधना करने लग गया था। इधर वह आत्मा की परछाई अभी भी उस मुख्य हवन कुंड के बीच में बैठी हुई हल्के नीले रंग की रोशनी में चमक रही थी और उस आत्मा की परछाई के बीचों बीच उस बूढ़े आत्मा की खून की बूंद तैरती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे वह खून की बूंद छोटी होती जा रही थी और उस आत्मा की परछाई में किसी इंसान की नसों की तरह लाल रंग की नसें दिखाई दे रही थी। इधर अर्नव को हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए पूरे 7 दिन हो गए थे। 7वें दिन जब डॉक्टर अर्नव को एग्जामिन करने आए तो वह डॉक्टर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वह खुद भी हैरान हो जाते हैं। अर्नव के शरीर के अंदर मौजूद हर नस फूल गई थी और वह सभी नसें लाल रंग की हो गई थी। दिल की धड़कन को चेक करने वाली मशीन पर अर्नव की दिल की धड़कन एक नॉर्मल इंसान से 5 गुना अधिक तेज से चल रही थी। जहां पर एक नॉर्मल इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, वही अर्नव का दिल 1 मिनट में 360 बार धड़क रहा था। अर्नव के शरीर का तापमान भी आम इंसानों के शरीर के तापमान से काफी कम हो गया था। जहां एक नॉर्मल इंसान के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं अर्नव के शरीर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
और यह यहीं पर ही नहीं रुका था, वह धीरे धीरे और भी घटता जा रहा था, जो इस सिचुएशन को काफी ज्यादा एबनॉर्मल बना रहा था। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्नब के साथ यह क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी थी। लेकिन अर्नब के हर टेस्ट में उसकी कंडीशन नॉर्मल थी, जिस वजह से डॉक्टर भी पता नहीं लग पा रहे थे आखिर अर्नब के साथ क्या हो रहा है। इस समय अर्नब के साथ न होने से गौरी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यश और ललित पर आ गई थी। लेकिन अर्नब की खराब होती कंडीशन की वजह से गौरी भी बहुत कम कॉलेज जाती थी, जिस वजह से धर्मेश खन्ना जी को भी अर्नब के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में पता चल गया था। जब अभिराज अर्नब के शरीर के तापमान को गिरता हुआ और उसके शरीर में लाल मोटी नसें देखता है, तो वह धर्मेश खन्ना को बताता है शायद अर्नब ने किसी जहरीले फल को खा लिया है, या फिर किसी जहरीले इंसेक्ट या फिर रेप्टाइल ने काट लिया है, और शायद जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो अर्नब 2 दिन में मारा जाएगा। क्या अर्नब के शरीर में सच में जहर है, या फिर यह कोई और बात है? क्या सच में अर्नब 2 दिन में मर जाएगा? क्या उस आत्मा की परछाई से अर्नब का किसी तरह का कोई रिश्ता था? आखिर अर्नब अचानक से यूं बेहोश क्यों हो गया? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH62 एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। अर्नब की खराब होती कंडीशन की वजह से गौरी भी बहुत कम कॉलेज जाती थी, जिस वजह से धर्मेश खन्ना जी को भी अर्नब के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बारे में पता चल गया था। जब अभिराज अर्नब के शरीर के तापमान को गिरता हुआ और उसके शरीर में लाल मोटी नसें देखता है, तो वह धर्मेश खन्ना को बताता है शायद अर्नब ने किसी जहरीले फल को खा लिया है, या फिर किसी जहरीले इंसेक्ट या फिर रेप्टाइल ने काट लिया है, और शायद जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो अर्नब 2 दिन में मारा जाएगा। अभिराज के मुंह से अर्नब की कंडीशन के बारे में सुनने के बाद धर्मेश खन्ना गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं ये लड़का सच में काफी ज्यादा ताकतवर था और शायद एक दिन ये ग्रैंड मास्टर भी बन सकता था, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, जिसका जितना जीवन है उतना तो जिएगा, हम भगवान थोड़ी ना है जो किसी के जीवन के समय को बढ़ा सके। इतना कह धर्मेश खन्ना भी अभिराज के साथ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इधर अर्नब के शरीर पर मौजूद सभी लाल रंग की मोटी नसें अर्नब की पीठ पर जाने लग गई थी, और वह सभी नसें नॉर्मल नस में बदल रही थी। इधर सभी लाल नसों के पीठ पर इकट्ठा होने की वजह से अर्नब की पीठ पर मौजूद ब्लैक ट्राइबल फिनिक्स टैटू हल्का हल्का लाल रंग में चमकने लग गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह फिनिक्स टैटू उन लाल नसों के अंदर लाल शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा है, जिस वजह से वह फिनिक्स टैटू और ज्यादा लाल रोशनी में चमक रहा था। अर्नब का ब्लैक ट्राइबल फिनिक्स टैटू उभरकर उसकी त्वचा पर आ चुका था, जिस वजह से अगर अब कोई उस टैटू के ऊपर अपना हाथ घुमाए तो वह उस टैटू के उभार को फील और महसूस भी कर सकता था। लेकिन तकरीबन आधे घंटे के बाद अर्नब का शरीर नॉर्मल हो गया था और वह टैटू भी वापस टैटू के जैसा हो गया था, जिस वजह से अब उसकी दिल की धड़कन भी नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी। तकरीबन 1 दिन के रेस्ट के बाद अर्नब दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ गया था। अब उसकी ना ही धड़कन बढ़ी हुई थी और ना ही उसके शरीर पर लाल रंग की नसें दिखाई दे रही थी। अचानक आए इस बदलाव से डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन 1 दिन के रेस्ट के बाद अर्नब को होश आ गया था। अर्नब जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने शरीर के अंदर काफी ताकत महसूस करता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इतना ताकतवर हो गया है कि एक ही मुक्के में पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर सके। होश में आने के तुरंत बाद अचानक से उसे अपने दिमाग में तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वह तुरंत अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। तकरीबन आधे घंटे तक उसे ये दर्द महसूस होता रहता है, लेकिन आधे घंटे के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में अनेकों विषयों पर जानकारी का समंदर डाल दिया हो। उसे इस समय मार्शल आर्ट के हर लेवल की बारीक समझ हो गई थी, यहाँ तक कि अब उसे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर से ऊपर के लेवल की भी अच्छी समझ थी। वह अनेकों प्रकार की तकनीक समझ चुका था और उनमें एक्सपर्ट हो गया था। उसके पास इस समय इतना ज्यादा ज्ञान हो गया था कि उसे अपने आचार्य इंद्र से मिला ज्ञान एक समुद्र की बूंद के बराबर लग रहा था। उसे हर विषय के बारे में गहरी नॉलेज मिल गई थी और शायद उसकी ताकत भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, और अब अर्नब अपनी हर दिव्य शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता था। उन्हें इन दिव्य शक्तियों का भी भरपूर ज्ञान था। इस समय उसके पास जितनी दिव्य शक्तियां थी शायद ही किसी के पास हो। अर्नब के दिमाग में इस समय उन सभी 108 अघोरियों के दिमाग का संपूर्ण ज्ञान था। अपने आप को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद अर्नब खड़ा होता है, लेकिन वह जैसे ही खड़ा होता है तो कमरे के अंदर डॉक्टर आ जाते हैं और अर्नब को होश में देखकर वह हैरान हो जाते हैं। अर्नब भी इस समय डॉक्टर को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने अभी तक ये भी नहीं देखा था कि वह इस समय घर में नहीं हॉस्पिटल में है। डॉक्टर अर्नब को पूरी बात बताते हैं कि वह 1 हफ्ते से बेहोश है और उसके शरीर में किस किस तरह की बदलाव आए थे। अर्नब डॉक्टर की बात सुनकर समझ गया था कि यह सब बदलाव उसके दिमाग में मौजूद ज्ञान और ताकत की वजह से आया था। लेकिन फिर अर्नब डॉक्टर को वहां से जाने के लिए पूछता है, जिस पर डॉक्टर पहले उसके सभी टेस्ट करते हैं और जब वह नॉर्मल आता है तो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर ने अर्नब के होश में आने की खबर पहले ही सभी को बता दी थी। हालांकि अभी तक धर्मेश खन्ना और अभिराज जा चुके थे, लेकिन अभी उसके कमरे के बाहर कोई था, तो वह गौरी, यश और ललित था। अर्नब की इस कंडीशन के बारे में उसके घर वालों को भी किसी ने कुछ नहीं बताया था।
तीनों अर्नव से उसके ठीक होने के बारे में पूछते हैं, जिस पर अर्नव भी अपनी गर्दन हिलाते हुए उन्हें भरोसा दिलाता है और वापस से व्हाइट टाउन विला पहुंच जाते हैं। अब तक पहले ही शाम हो चुकी थी, इसीलिए रात का खाना खाने के बाद अर्नव और सभी सोने चले जाते हैं। काफी दिनों से अर्नव की टेंशन की वजह से कोई भी ढंग से सो नहीं पाया था, इसीलिए आज सभी आराम से चैन से सो रहे थे। लेकिन आज अर्नव की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि वह तो इस समय अपने बिस्तर पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान के समंदर में गोता लगा रहा था और संपूर्ण ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। अर्नव जिस भी तकनीक को अवशोषित करता, वह उसी तकनीक में मास्टर हो जाता। वह हर तरह की एक्यूपंक्चर तकनीक में महारत हासिल कर चुका था। उसे हर बीमारी का इलाज पता चल चुका था, यहाँ तक कि वह खुद गोली निर्माण करने में भी सक्षम था। उसे अल्केमी का गहरा ज्ञान हो गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह हर फील्ड में मास्टर हो गया था, यहाँ तक कि उसे विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण और चलने में भी महारत हासिल हो चुकी थी। अर्नव को अब ये पता चला था कि सिर्फ मार्शल आर्ट मास्टर बनने का क्राइटेरिया ही किसी को मार्शल आर्ट मास्टर नहीं बनाता था। कोई भी इंसान प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से उस लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन असल मायने में एक मार्शल आर्ट मास्टर वह होता है जो एक एलिमेंट पावर को कंट्रोल कर सके। वह एक मार्शल आर्ट मास्टर होता है, और एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर वह होता है जो 2 या 3 एलिमेंट पावर को कंट्रोल कर सकता हो। एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बनने के बाद व्यक्ति साधना करके दिव्य शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन अर्नव को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले ही दिव्य शक्तियां और दिव्य तकनीक थी। दिव्य तकनीक वह होती है जो दिव्य शक्तियों के साथ मिलकर हमला करती है और उनका एक हमला दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। अर्नव अगले दिन की सुबह तक उस ज्ञान को अवशोषित करता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्नव विला से निकलकर गार्डन में बैठ जाता है और दोबारा से अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय चांद अभी भी अपने चांदनी फैला रहा था और अर्नव अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान को अवशोषित करने के साथ साथ चांद की चांदनी को भी अवशोषित करने लग गया था। चांद की चांदनी को अवशोषित करने से अर्नव का शरीर और ज्यादा मुलायम और चिकना हो रहा था। उसकी त्वचा काफी कोमल होनी शुरू हो गई थी। चांद की चांदनी को अवशोषित करते हुए उसका शरीर किसी देवता के शरीर के जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे सूर्य भी अपना अस्तित्व प्रदर्शित कर रहा था। सूर्य की किरण भी जब अर्नव पर पड़ रही थी, तो अर्नव सूर्य की किरणों को भी अवशोषित कर रहा था। जहां चांद की चांदनी को अवशोषित करते हुए उसका शरीर काफी कोमल और नए जन्मे बच्चे के जैसा हो गया था, वही सूर्य की किरणों को अवशोषित करने से उसका शरीर किसी पर्वत के भांति अडिग और मजबूत दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ की आभा काफी भारी और दबंग बन गई थी। वहां पर मौजूद यश और ललित जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उनकी नजर अचानक से अर्नव पर जाती है। अर्नव के शरीर से निकलती आभा को महसूस कर दोनों थर-थर कांपने लग जाते हैं। अर्नव की आभा को महसूस कर आज उन्हें पता चला था कि असल में एक खतरनाक इंसान क्या होता है। किसी भी इंसान के शरीर को देखकर या फिर उसकी उम्र से कोई यह नहीं बता सकता कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, लेकिन उस व्यक्ति के चारों तरफ मौजूद उसकी आभा उस व्यक्ति का अच्छे से वर्णन कर सकती थी। तकरीबन 8 बजे अर्नव धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में आज एक अलग ही तरह की चमक नजर आ रही थी। अर्नव खड़ा होकर कमरे में जाता है और नहा धोकर किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। गौरी जैसे ही नीचे आकर अर्नव को किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखती है, तो वह तुरंत किचन में जाती है और अर्नव की तरफ देखते हुए उसे कहती है, यह क्या है? तुम कल ही तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो और आज ही यह सब करने लग गए। क्या तुम्हें अपनी हेल्थ की जरा सी भी फिक्र नहीं है? अर्नव जब गौरी की आवाज सुनता है, तो वह आज गौरी की आवाज में अपने लिए फिक्र महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से अर्नव काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या यह मोटी बहन सच में मेरी फिक्र कर रही है या फिर इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? पता नहीं, लेकिन फिर भी आज यह मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस उल्टा सीधा ना बोलूं। अपने आप से इतना कहने के बाद अर्नव गौरी की तरफ देखते हुए उसे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने कल बता दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी ने उम्मीद नहीं की थी कि अर्नव इस तरह से सपाट लहजे में उससे यूं जवाब देगा, इसीलिए अब वह भी थोड़ा एटीट्यूड में अर्नव से कहती है, ठीक है, तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहो, लेकिन अब दोबारा से तुमने बेहोश होने का नाटक करके छुट्टी ली तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। अर्नव अचानक से गौरी का यूं बदलता व्यवहार देखकर हैरान हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था, कब ये लड़की शक्कर बन जाती है तो कब ये लड़की कड़वा करेला। अर्नव जैसे ही इस बारे में सोचकर पलटने वाला होता है, तो उसकी नजर गौरी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी अर्नव के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि आज गौरी ने गहरे नीले रंग का स्लीवलेस पटियाला सूट पहन रखा था। उसके सूट पर क्रीम कलर के धागे से कढ़ाई हो रखी थी और गौरी ने पैरों में भी क्रीम कलर की जूती पहन रखी थी और उसके कानों में 2 गोल बड़े झुमके और आंखों पर उसका चश्मा कहर ढा रहा था और उसके खुले बाल तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। गौरी इस समय इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, अगर कोई देख ले तो देखता ही रह जाए। उसकी इस लुक को देखकर क्या वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली लड़कियां। उसकी आंखों के ऊपर उसकी आईब्रो किसी धनुष के भांति थी, जो दिलों को चीरने का काम करती थी।
और उसकी प्यारी खूबसूरत नशीली आंखें किसी को भी उनमें डूबने के लिए मोहित कर सकती थी। उसके पतले गुलाबी होंठ और होठों को पीछे से झांकते हुए सफेद मोतियों जैसे दांत नजरों को रोकने के लिए मजबूर कर रहे थे। आज पता नहीं कैसे अर्नब गौरी की खूबसूरती में खोसा गया था। 2 सालों बाद उसका दिल दोबारा से किसी के लिए धड़का था। गौरी जब देखती है कि अर्नब उसकी तरफ देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, तो वह उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। काफी जोर की भूख लगी है मुझे। जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ और आज कॉलेज भी तो जाना है। पता नहीं इस एक हफ्ते में टीचर ने किन किन टॉपिक को कंप्लीट करा दिया होगा। गौरी की बात सुनने के बाद अर्नब गौरी को अजीब तरह से देखने लगता है, लेकिन वह तुरंत ब्रेकफास्ट रेडी करता है और टेबल पर लगा देता है। इधर ललित और यश भी नहा धोकर जैसे ही बाहर आते हैं, तो अर्नब को ब्रेकफास्ट लगाते देखकर वह तुरंत आगे आते हैं और अर्नब से खुद लेकर परोसने लग जाते हैं और अर्नब को कह देते हैं कि कल से वह ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्नब गौरी को लेकर और उनके पीछे यश और ललित कॉलेज के लिए चल पड़ते हैं। बीच रास्ते में अचानक से अर्नब का फोन बजने लग जाता है। अर्नब जैसे ही कॉल को रिसीव करने के लिए फोन को डैशबोर्ड से उठाने वाला होता है, पीछे से गौरी तुरंत टोकते हुए कहती है, ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, और मेरे साथ हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें जिससे भी जो भी बात करनी है सीधा कॉलेज में जाकर करना। गौरी की बात सुनने के बाद अर्नब अपना हाथ पीछे ले लेता है और ड्राइविंग पर फोकस करता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद अर्नब की गाड़ी कॉलेज में आकर रुकती है। अर्नब जैसे ही गाड़ी को पार्किंग में पार्क करता है, गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही वह डैशबोर्ड से अपना फोन उठाकर देखता है। आखिर किसका फोन आया था, क्योंकि वह जब फोन नहीं उठाता है तो उसके फोन पर लगातार 5 से 6 बार कॉल आई थी। अर्नब देखा है कि फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि रवि है, इसलिए अर्नब तुरंत रवि को फोन मिला देता है। आखिर रवि अर्नब को लगातार इतनी बार फोन क्यों कर रहा है? क्या कोई गड़बड़ हो गई है? क्या अर्नब के दिल में गौरी के लिए फीलिंग आने लग गई है? और गौरी को क्यों अर्नब के लगातार फोन कॉल से जलन हो रही थी? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH63 अर्नब्स प्लान। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, और मेरे साथ हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें जिससे भी जो भी बात करनी है सीधा कॉलेज में जाकर करना। गौरी की बात सुनने के बाद अर्नब अपना हाथ पीछे ले लेता है और ड्राइविंग पर फोकस करता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद अर्नब की गाड़ी कॉलेज में आकर रुकती है। अर्नब जैसे ही गाड़ी को पार्किंग में पार्क करता है, गाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही वह डैशबोर्ड से अपना फोन उठाकर देखता है। आखिर किसका फोन आया था, क्योंकि वह जब फोन नहीं उठाता है तो उसके फोन पर लगातार 5 से 6 बार कॉल आई थी। अर्नब देखा है कि फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि रवि है, इसलिए अर्नब तुरंत रवि को फोन मिला देता है। वहीं गौरी भी देख रही थी कि कैसे लगातार 5 से 6 बार अर्नब को कोई फोन कर रहा है। अब अचानक से अर्नब को यूं उस फोन कॉल के लिए सीरियस होता देखकर गौरी को जलन हो रही थी। वह यही गाड़ी में बैठी रहकर अर्नब की सारी बात सुनना चाहती थी, इसीलिए वह गाड़ी से नहीं उतरती। और इधर दूसरी तरफ अर्नब तुरंत रवि को फोन मिला देता है। रवि फोन को 2 रिंग में उठा लेता है। फोन को उठाने के तुरंत बाद अर्नब कहता है, हाँ रवि बोलो, तुमने मुझे इतनी बार फोन क्यों किया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अर्नब की इस बात को सुनने के बाद रवि थोड़ा घबराते हुए अर्नब को बताता है, मास्टर कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारे क्लब में इस समय जितना स्टॉक पड़ा है, हमारे पास सिर्फ वही है, और कोई भी डीलर हमें सामान देने के लिए तैयार नहीं है। वसंत भाई और रंजीत भाई से बात करने के बाद पता चला है कि यह सब काम चौधरी परिवार का फैमिली सिर उत्कर्ष चौधरी करा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, और हमारे पूरे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए वह उतारू हो चुका है, और बस यही डिमांड कर रहा है कि उसके बेटे हर्ष चौधरी को उनके पास वापस भेज दिया जाए। अगर आपने उसको भेज दिया तो ठीक है, वरना वह ओपन चैलेंज दे रहा है। अगर उनका बेटा हर्ष चौधरी घर पर एक दिन के अंदर नहीं पहुंचा, तो वह आपकी फैमिली को टारगेट करेगा। रवि की आखिरी बात सुनने के बाद अर्नब बिल्कुल शांत हो गया था, जिस पर रवि एक गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कहता है, और सर काफी दिनों से मैं आपके फोन को भी ट्राई कर रहा हूं, लेकिन आपकी कोई भी खबर मुझे नहीं लगी। आप ठीक तो हैं? और हाँ, रंजीत चोपड़ा का इन्वेस्टिगेशन केस भी बंद हो चुका है। रवि की सारी बात सुनने के बाद अर्नब कुछ सोचता है और फिर रवि से गंभीरता से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे मैं तो उस हर्ष चौधरी के बारे में तो भूल ही गया था। मुझे लग रहा है शायद उत्कर्ष चौधरी अपने बेटे की वजह से ही इस तरह के एक्शन ले रहा है। इसीलिए कम करो उसके बेटे से बात कराओ और उससे कहो कि 1 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, वरना 1 घंटे के बाद चौधरी परिवार में एक गिफ्ट आएगा, उसे रिसीव कर ले। इतना कहने के बाद अर्नब एक गहरी सांस छोड़ना है और फिर कुछ सोचते हुए रवि को सब कुछ बता देता है कि उसे किस तरह से क्या करना है। इधर गाड़ी में बैठी गौरी अर्नब की बात सुनकर खुश हो गई थी कि अर्नब किसी लड़की से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने के बाद गौरी के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। अर्नब की बात सुन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब कोई इंसान नहीं बल्कि निर्दयी राक्षस है। इधर अर्नब की पूरी बात सुन रवि कॉल कर रख देता है। वही गौरी मन ही मन कहती है,
सच में कॉलेज में सभी इसे डेमन गलत नहीं कहते। ये सच में एक मर्सिलेस व्यक्ति है। क्या इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है? यह उस व्यक्ति को ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे इसके लिए ये सब करना रोज की बात है। रवि से बात करने के बाद अचानक से उसकी नजर बैक मिरर पर जाती है, जहां पर उसे पीछे वाली सीट पर गोरी बैठी हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर इस समय डर का भाव दिखाई दे रहा था और वह थोड़ी थोड़ी कांप भी रही थी। इसे देखकर अर्नव को इतना तो समझ में आ गया था कि गोरी ने उसकी बात सुन ली है। वहीं अब अर्नव को भी रिग्रेट महसूस हो रहा था कि उसने गोरी के सामने इस तरह की बातें की है। कोई भी लड़की उसकी इन बातों को सुनकर डर सकती थी, क्योंकि उसने रवि को जो करने को कहा था वह सच में काफी खतरनाक था। अर्नव नहीं चाहता था कि गोरी उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे, इसलिए वह गोरी की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, गोरी, तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि तुमने शायद मेरी सारी बातें सुन ली है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जैसा सोच रही हो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मैं एक छोटे से घर का बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। इस दुनिया ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कभी फुर्सत मिले तो मेरी तरफ की भी कहानी जरूर सुनना। इतना कहने के बाद अर्नव तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाता है और गोरी के लिए उसकी साइड का दरवाजा खोल देता है। अर्नव को गोरी को किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों अर्नव को ऐसा लग रहा था जैसे गोरी की उसके दिल में एक विशेष जगह है। इसीलिए वह गोरी के दिमाग से अपनी बैड इमेज हटाना चाहता था। वही गोरी अभी भी अर्नव के प्रति यही सोच रही थी कि अर्नव कितना बेरहम है, और शायद अर्नव की इसी बेरहमी के चलते उसके पापा ने उसे उसका बॉडीगार्ड बनाया था, क्योंकि वह अपने दुश्मनों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखता। लेकिन उसको कौन बताए कि उसके पापा को अर्नव की बेरहमी के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। उसके पापा तो अर्नव को सिर्फ एक अच्छा फाइटर समझते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं समझते। वही इधर रवि ने बिल्कुल वही किया था जो अर्नव ने उसे करने को कहा था। वह भी पहले अर्नव की बात सुनकर काफी डर गया था। उसे पता था कि बिजनेस वर्ल्ड में जब लड़ाई होती है तो इस तरह की हरकतें नहीं की जा सकती, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर उत्कर्ष चौधरी अर्नव के परिवार को बीच में लाकर उसे नहीं छेड़ता तो अर्नव इस तरह की हरकत नहीं करता। पहले उत्कर्ष चौधरी के बेटे के कहने पर उत्कर्ष चौधरी ने अर्नव की बहन सलोनी के ऊपर हमला करवाया, तो इसके बदले में अर्नव ने हर्ष चौधरी को उठवा लिया। लेकिन अब उत्कर्ष चौधरी अर्नव की फैमिली को टारगेट करने की बात कह रहा था। अर्नव ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसकी फैमिली को टारगेट करे, इसलिए उसने रवि को अपने ऑर्डर पास कर दिए। इधर रवि तुरंत चोपड़ा विला पहुंचता है और जहां पर हर्ष चौधरी को बांध रखा था वहां पर जाता है। वहां पर कुर्सी पर एक लड़का बंधा हुआ था जिसको समय समय पर खाना पीना दिया जा रहा था, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि उसे समय समय पर टॉर्चर किया जाता था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हर्ष चौधरी था, जो पहले बहुत अमीर लगता था लेकिन अब किसी भिखारी की तरह लग रहा है। रवि हर्ष चौधरी के पास जाता है और उसके बाल पकड़ते हुए उसे कहता है, अरे हर्ष चौधरी बेटा, क्या हुआ? ढंग से खाना नहीं मिल रहा है या फिर पानी नहीं दिया जा रहा? लेकिन इस चीज की कमी तो आनी नहीं चाहिए, तो बता किस वजह से तेरी यह हालत हो गई? रवि को देखकर हर्ष चौधरी तुरंत रवि के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा देने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं मैं यहाँ पर रहा तो मर जाऊंगा, प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास भेज दो। हर्ष चौधरी को इस तरह से गिड़गिड़ाते देखकर रवि अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद हर्ष चौधरी कहता है, ओह बच्चे को मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, चलो तुम्हारे पापा से बात कर देता हूँ। आखिर तेरे बाप को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका बेटा किस सिचुएशन में है, और वह फिर भी धमकी दे रहा है। चल तेरे बाप से बात कराता हूँ। इतना कहने के बाद रवि बगल में रखे हर्ष चौधरी के फोन को उठाता है और उत्कर्ष चौधरी को फोन मिला देता है। इधर उत्कर्ष चौधरी गुस्से में तमतमाए हुए अपने सोफा पर बैठे थे कि तभी उनका फोन बजता है, और जैसे ही उत्कर्ष चौधरी फोन पर हर्ष चौधरी का नाम देखते हैं तो वह खुश हो जाते हैं और तुरंत फोन उठा लेते हैं। रवि ने उत्कर्ष चौधरी को वीडियो कॉल की थी, इसी वजह से जैसे ही फोन उठाते ही उत्कर्ष चौधरी अपने सामने हर्ष चौधरी का चेहरा ना देखकर किसी अनजान का चेहरा देखते हैं, तो वह तुरंत पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो और मेरे बेटे का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? जल्दी बताओ। उत्कर्ष चौधरी की बात सुनने के बाद रवि अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उत्कर्ष चौधरी से कहता है, अरे अरे मिस्टर चौधरी, शांत शांत, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, कहीं दोबारा हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए आपको, इसलिए शांति से बात कीजिए और आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। चलो आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं। मैं हूं रवि, चोपड़ा क्लब्स का एक्टिंग प्रेसिडेंट, और आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि आपका पूरा बेटा ही हमारे पास है। फोन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको अपने दोनों सवालों का जवाब मिल गए। चलो अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद रवि फोन का कैमरा पलट देता है और उत्कर्ष चौधरी को हर्ष चौधरी दिखने लग जाता है। इधर अपने फोन की स्क्रीन पर अपने बेटे हर्ष को देखकर उत्कर्ष चौधरी उसे देखने लग जाते हैं, लेकिन जब वह हर्ष चौधरी की हालत देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में दहाड़ते हुए रवि से कहते हैं, ए एक्टिंग प्रेसिडेंट रवि, तू जो भी है मेरी बात को कान खोलकर ध्यान से सुन ले।
अगर मेरे बेटे को एक भी खरोच आए, तू देख लेना तेरा हाल क्या होगा। फिर तू चाहे धरती के किसी भी कोने में छुप जा, तुझे पाताल से खींचकर भी बाहर निकाल लूंगा। और तुझे इतना तड़पा दूंगा कि तुम मौत के लिए भीख मांगेगा। अगर अपनी सही सलामती चाहता है तो अभी के अभी हर्ष को छोड़ दे और हमारे घर भेज दे, वरना तेरा क्या हाल होगा इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता। उत्कर्ष चौधरी की गुस्से से भरी आवाज सुनने के बाद रवि दोबारा से कैमरे को पलटते हुए अपनी तरफ कर लेता है और उत्कर्ष चौधरी से कहता है, मैंने तुझे तेरा बेटा इसलिए नहीं दिखाया कि तू हमें धमकी दे सके, बल्कि इसलिए दिखाया है कि तू अपनी आंखों से देख सके कि तेरे बेटे की क्या हालत है। अब तक तो सारा मामला आराम से चल रहा था, लेकिन जब से तूने मास्टर की बहन पर हमला करवरकर परिवार वालों के बीच में लाया, उसी दिन से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। यह एक बिजनेस लड़ाई थी, तो बिजनेस की तरह रहने देता, अंडरग्राउंड के लोगों को क्यों इसमें शामिल किया? और तेरे बेटे की यह हालत तेरी वजह से है। बता दूं कि हमारे बॉस यानी कि मेरे मास्टर ने तुम्हें एक बात बोलने को कहा था। वह बताता हूँ। इतना कहने के बाद रवि कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। इधर रवि की बात सुनकर उत्कर्ष चौधरी के कान खड़े हो गए थे। अब वह भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर इसका मास्टर और चोपड़ा क्लब का चेयरमैन जिसकी उसके साथ लड़ाई है, वह है कौन, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें एक बार भी वह व्यक्ति सामने नहीं आया है। इधर रवि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने कहा है कि तेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा बिजनेस ट्रैक पर नहीं आया, तो आधे घंटे के बाद तेरे घर पर एक पार्सल आएगा, उसे खोलकर देख लेना। अगर तोहफा पसंद ना आए तो बता देना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ तेरे पास सिर्फ 1 दिन का समय होगा। इस गिफ्ट में तुझे एक पेपर भी मिलेगा जिसमें हमारे बॉस की शर्त लिखी हुई है। वे 24 घंटे के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, मिस्टर उत्कर्ष चौधरी। इतना कहने के बाद रवि बिना उत्कर्ष चौधरी की बात सुने फोन काट देता है। इधर अपने विला में उत्कर्ष चौधरी हिलो हिलो करता रह गया था। इस समय उत्कर्ष चौधरी बस यही सोच रहा था कि आखिर 1 घंटे के अंदर अंदर वह चोपड़ा क्लब के बिजनेस को ट्रैक पर कैसे लेकर आएगा। इस समय उत्कर्ष चौधरी को अपने ऊपर ही काफी गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने हर्ष चौधरी की बातों में आकर इस बिजनेस फाइट में परिवार और अंडरग्राउंड के लोगों को इन्वॉल्व किया। अगर वह अपने बेटे की बात नहीं मानता तो शायद आज उसका बेटा सही सलामत उसके पास होता। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद उसने चोपड़ा क्लब के बिजनेस को बर्बाद करने का पूरा मन बना लिया था और उसने ऐसा कर भी दिया था। लेकिन अब चोपड़ा क्लब के पूरे बिजनेस को 1 घंटे के अंदर ट्रैक पर लाना लगभग नामुमकिन था। क्या उत्कर्ष चौधरी 1 घंटे के अंदर चोपड़ा क्लब के बिजनेस को ट्रैक पर ले आएगा? अगर ऐसा नहीं होगा तो उत्कर्ष चौधरी को क्या गिफ्ट मिलेगा? क्या रवि उत्कर्ष चौधरी को हैंडल करने के लिए काफी है? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH64 द टीचर हैज कम। अपने विला में उत्कर्ष चौधरी हिलो हिलो करता रह गया था। इस समय उत्कर्ष चौधरी बस यही सोच रहा था कि आखिर 1 घंटे के अंदर अंदर वह चोपड़ा क्लब के बिजनेस को ट्रैक पर कैसे लेकर आएगा। इस समय उत्कर्ष चौधरी को अपने ऊपर ही काफी गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने हर्ष चौधरी की बातों में आकर इस बिजनेस फाइट में परिवार और अंडरग्राउंड के लोगों को इन्वॉल्व किया। अगर वह अपने बेटे की बात नहीं मानता तो शायद आज उसका बेटा सही सलामत उसके पास होता। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद उसने चोपड़ा क्लब के बिजनेस को बर्बाद करने का पूरा मन बना लिया था और उसने ऐसा कर भी दिया था। लेकिन अब चोपड़ा क्लब के पूरे बिजनेस को 1 घंटे के अंदर ट्रैक पर लाना लगभग नामुमकिन था। अगर चोपड़ा क्लब का बिजनेस 10 से 20 करोड़ यहाँ तक कि अगर 40 करोड़ तक का भी होता तो भी वह आराम से यह कर सकता था। लेकिन चोपड़ा क्लब के नए चेयरमैन के आने से चोपड़ा क्लब काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था। जहां पहले चोपड़ा परिवार साल में 60 से 70 करोड़ कमाता था, अब उसका आंकड़ा बहुत जल्द 1 अरब तक पहुंचने वाला था। और यह सब बदल के रख दिया था रंजीत चोपड़ा के बाद आए उस नए चेयरमैन ने, जिससे अभी तक चौधरी परिवार के उत्कर्ष चौधरी का सामना भी नहीं हुआ है। और उसने उसी के एक घर के मेंबर को उसी के घर से उठा लिया था। और जिसको उसने उठवाया था वह उसका खुद का बेटा था। पहले घर के लोगों को नॉर्मल यही लग रहा था कि यह सिर्फ एक किडनैपिंग का केस है, इसीलिए उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट की थी। लेकिन कुछ देर बाद गुंडे की कोई भी धमकी नहीं आई तो सब समझ गए थे कि यहाँ मामला कुछ और है। लेकिन उत्कर्ष चौधरी को पता चल गया था कि यहाँ मामला क्या है, और यह एक बिजनेस की लड़ाई है जिसको अब पर्सनल लेवल पर खींचा जा रहा है, और उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। इधर उत्कर्ष चौधरी काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। वह ये सोच रहे थे आखिर अब आगे क्या करें। इस बारे में सोचते सोचते अचानक से उत्कर्ष चौधरी को एक इंसान का नाम याद आता है और वह तुरंत उस इंसान के पास फोन मिला देते हैं। तकरीबन 4 से 5 रिंग में ही फोन उठा लिया जाता है और फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही भरी और दमदार आवाज सुनाई देती है। क्या बात उत्कर्ष जी, कई दिनों बाद याद किया। उस आवाज को सुनने के बाद उत्कर्ष चौधरी गहरी सांस छोड़ते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं, मंजीत मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। जिस पर फोन कर दूसरी तरफ से मंजीत की आवाज आती है, अरे उत्कर्ष जी इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो, साफ साफ बोलो ना किसका टिकट काटना है। जिस पर उत्कर्ष चौधरी कहते हैं, मंजीत तेरे पास में एक बंदे को भेज रहा हूँ, उसके पास एक फाइल होगी, उसमें उसके बारे में सारी रिपोर्ट होगी। लेकिन हाँ, अभी तक मैं उसका नाम नहीं जान पाया।
लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से वह चोपड़ा क्लब्स का नया चेयरमैन है। मंजीत जैसे ही उत्कर्ष चौधरी के मुंह से ये सुनता है तो अचानक से मंजीत हैरान होते हुए कहता है कि बात कर रहे हो उत्कर्ष जी, चोपड़ा क्लब का नया चेयरमैन? बावले हो गए हो कि आप किसकी सुपारी दे दिया? आप इस काम ताए किसी और ने देख लो, मेरे बस की ना है यो। मैं अब जिसके लिए काम करूं हूं वह उनका खास आदमी है। और आपने तो सुना ही होगा झज्जर में एकदम कोई नया गैंगस्टर आ गया जिसने सब रणजीत राणा कहवे है। वो अब मेरा बॉस है। और उस गैंगस्टर ने वही आदमी कंट्रोल करे है जिसने आप मारन की सुपारी दे रहे हो। वह तो आप मेरे खास हो इसलिए समझ रहा हूँ। इस मामले को जितना हो सके उतनी जल्दी शांत कर दो, नहीं फिर मैंने भी नहीं पता आपके साथ के हो जाएगा। अगर मेरी मानो तो जल्दी तो उस आदमी ने ढूंढ के उसके पैरों में गिर जाओ के पता आपका बिजनेस और आपका परिवार बच जा। और आप जिसने मारन की सुपारी दे रहे हो उसका नाम तो मैं बता देता हूँ। उसका नाम है अर्नब। और माहरा बॉस उसने मास्टर अर्नब बोले है। इससे आप समझ जाओ वह कितना ताकतवर होगा। इधर मंजीत के मुंह से अर्नब के बारे में ये सब सुनकर अब तो उत्कर्ष चौधरी का कलेजा उसके मुंह में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मंजीत जैसा गुंडा किसी के लिए काम कैसे कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर वह इतनी इज्जत के साथ किसी के बारे में बता रहा है तो वह पक्का ताकतवर तो होगा ही। और रही बात मंजीत के बॉस रणजीत राणा की, तो उसके बारे में वह कैसे नहीं जानता था, क्योंकि सबसे पहले तो रणजीत राणा ने उत्कर्ष चौधरी को ही टारगेट बनाया था। और इतने ही दिनों में रणजीत राणा का नाम पूरे झज्जर को हिलाने के लिए पर्याप्त हो गया था। रणजीत राणा ने सभी लोकल गुंडों को अपने साथ मिला लिया था। और इस समय पूरे झज्जर में सिर्फ दो इंसानों की ताकत के बारे में ही चर्चा की जा रही थी। पहले था रणजीत राणा और दूसरा था वसंत भाई, क्योंकि इस समय पूरे झज्जर में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो इन दोनों से कनेक्टेड नहीं था। इस समय इन दोनों के आदमी पूरे झज्जर में ऐसे फैले हुए थे जैसे जंगल में पेड़ों की पत्तियां। इधर मंजीत से बात करने के बाद उत्कर्ष चौधरी और ज्यादा टेंशन में आ गए थे। वहीं एक बहुत ही आलीशान 5 स्टार होटल में इस समय दो व्यक्ति बैठे हुए थे। एक को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह एक मध्य अवस्था का आदमी है, जिसकी उम्र यही कोई 55-60 के आसपास होगी। और इस मध्य अवस्था के आदमी के सामने एक छोटे सोफे पर एक आदमी बैठा था और यह व्यक्ति था गोल्डी। गोल्डी अपने सामने मौजूद मध्य अवस्था के आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि आप एक हफ्ते पहले ही आ जाएंगे, लेकिन आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? इस समय वह मध्य अवस्था का आदमी अपने हाथों में चाय का कप पकड़े हुए था और एक घूंट लेते हुए बड़े ही शांत स्वर में गोल्डी से कहता है, गोपाल मैं बहुत बार ऐसे आया हूं लेकिन इस बार तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है? जी हाँ, यह व्यक्ति गोल्डी के गुरु गणेश भक्त थे और गोल्डी का असली नाम गोपाल था। लेकिन गोल्डी को अपना ये गोपाल नाम पसंद नहीं आया, इसलिए वह गोल्डी नाम से अपना काम करने लगा था। लेकिन गोल्डी अपने गुरु की बात सुनने के बाद एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए उन्हें बताता है, गुरुजी कुछ दिनों पहले मुझे ग्रैंड टीचर के दोस्त मिले थे और वह आपसे मिलना चाहते थे। गोल्डी के मुंह से अचानक से ये सुनने के बाद गणेश भक्त तुरंत अपने चाय के कप को टेबल पर रखते हुए गोल्डी की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, क्या कहा तुमने? गुरु जी के मित्र? तुम उनसे मिले थे? उन्होंने अपना नाम क्या बताया? अपने गुरु जी को इस तरह से हड़बड़ाते देखकर गोल्डी हैरान था, क्योंकि उसने आज तक कभी भी अपने गुरु को इस तरह से व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। उसे तो लगा था कि उसके गुरु बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन इस समय वह अपने स्वभाव के बिल्कुल उल्टी हरकत कर रहे थे। गणेश भक्त अपने गुरु दयालमणि के सभी मित्रों को जानता था, इसीलिए उसे पता था कि वह सभी कितने अविश्वसनीय हैं और वह उन सभी के नाम भी जानता था। लेकिन वही गोल्डी अपने गुरु की बात सुनकर अपनी गर्दन झुका लेता है और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहता है, गुरुजी मैंने उनसे उनका नाम नहीं पूछा, क्योंकि एक महागुरु का नाम शीशे का भी शिष्य कैसे पूछ सकता है? लेकिन उन्होंने मुझे आपको ये देने को कहा था। इतना कहने के बाद गोल्डी अपने जेब से वह चांदी का सिक्का निकालकर अपने गुरु गणेश भक्त को दे देता है, जो अर्नब ने उसे दिया था। इधर गणेश भक्त जैसे ही उस सिक्के को अपने हाथ में लेते हैं और उस पर लिखा हुआ नाम दयालमणि और उसके पीछे चाकू के चिन्ह के साथ दो पंखों की जोड़ी देखते हैं, तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति जरूर ही उनके गुरु का मित्र है, वरना उस इंसान के करीबी के अलावा दूसरे व्यक्ति के पास इस तरह के सिक्के मिलना नामुमकिन है। गणेश भगत तुरंत गोल्डी की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, उन्होंने कहा मिलने के लिए बुलाया है, मुझे तुरंत बताओ। जिस पर गोल्डी तुरंत जवाब देता है, मैं उनसे अभी पूछ लेता हूँ। इतना कह गोल्डी अपना फोन निकालकर अर्नब को फोन मिला देता है। इधर कॉलेज की क्लास में गोरी के पीछे बैठे अर्नब का फोन वाइब्रेट करता है। अर्नब तुरंत फोन निकालकर देखता है कि उसे कौन फोन कर रहा है। इधर गोरी ने भी अर्नब के फोन की वाइब्रेशन को महसूस किया था, इसलिए वह तुरंत एकदम सीधी बैठते हुए कमर पीछे लगा लेती है ताकि वह अर्नब की बात सुन सके। इधर अर्नब जब देखा है कि उसे गोल्डी फोन कर रहा है तो वह तुरंत फोन उठाते हुए पूछता है, हाँ गोल्डी बोलो। अर्नब की बात सुन गोल्डी थोड़ा झिझकते हुए अर्नब से कहता है, महागुरु वह गुरु जी कर्नाटक से आज वापस आए हैं और आते के साथ मैंने उन्हें आपके बारे में बताया और वह आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम आपसे मिलने के लिए कहां पर आए? गोल्डी की बात सुनकर अर्नब हैरान था, लेकिन वह थोड़ा खुश भी था क्योंकि गणेश भगत पहले आने की जगह आ जाए हैं। आज वह उनसे आराम से मिल सकता था।
इसीलिए अर्नब कुछ सोचते हुए गोल्डी से कहता है, गोल्डी तुम एक काम करो, गणेश भक्त को लेकर और झज्जर के द ग्लोसी रेड रोज होटल पहुंच जाओ। मैं भी थोड़ी देर में वहीं पर आ रहा हूँ। तुम लोग वहां पर जाकर आराम करो, मुझे पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। जिस पर गोल्डी कहता है, जी महागुरु, और इतना कहने के बाद फोन काट देत है। वही इस समय गोल्डी का फोन स्पीकर पर था, जिस वजह से गणेश भक्त भी अर्नब की बात सुन रहे थे। अर्नब की आवाज सुनने के बाद वह इतना तो समझ गए थे कि अर्नब जरूर कोई नौजवान लड़का है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर एक नौजवान लड़का और उसके गुरु आपस में मित्र कैसे हो सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब उनके गुरु का कोई मित्र नहीं है, बल्कि वह उनके गुरु के मित्र होने का दावा करके अपना फायदा निकालना चाहता है। इसीलिए अब वह भी अर्नब से मिलने का मन बना चुके थे और फैसला कर चुके थे कि अर्नब की पोल सभी के सामने खोलेंगे। इसीलिए अब गणेश भक्त और गोल्डी तुरंत होटल द ग्लोसी रेड रोज पहुंच जाते हैं। उन्हें इस होटल तक पहुंचने में 40 से 45 मिनट लगी थी। जब होटल के ओनर और स्टाफ को पता चलता है कि उनके होटल में रुकने के लिए मास्टर गणेश भक्त आए हुए हैं, तो तुरंत होटल का ओनर होटल पहुंच जाता है और गणेश भक्त को एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, और वह खुद कहकर गणेश भगत के लिए सभी चीजों का अरेंजमेंट करवा रहा था। इधर अर्नब ने भी गौरी को किसी तरह से मना लिया था। होटल में आने के बाद अर्नब गौरी के लिए एक कमरा बुक करता है और गौरी की सेफ्टी के लिए यश को उसके साथ भेज देता है, और खुद ललित के साथ जाकर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर गणेश भक्त की रूम में रुके हुए हैं। इस समय रिसेप्शन पर रिसेप्शन गर्ल के साथ एक मध्य अवस्था का आदमी भी था, जो ग्रे कलर के बिजनेस सूट में खड़ा था और दूसरी रिसेप्शन गर्ल को कुछ समझा रहा था। वह जैसे ही अर्नब के मुंह से गणेश भक्त का नाम सुनता है, तो तुरंत अर्नब की तरफ देखने लगता है। वह जैसे ही अर्नब के सीने पर लगे प्लैटिनम बैज को देखता है, तो हैरान हो जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होटल का मालिक विशाल मिश्रा था। वह व्यक्ति तुरंत अर्नब के पास आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कौन हैं और आप इस समय गणेश भगत जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। अचानक से किसी को बीच में बोलना देखकर अर्नब उसे व्यक्ति की तरफ देखता है, लेकिन अर्नब अभी भी उसी शालीनता के साथ होटल के ओनर विशाल मिश्रा को बताता है, मेरा नाम अर्नब है और मैं यहाँ पर मिस्टर गोपाल भगत से मिलने आया हूँ। क्या बता सकते हैं वह इस समय किस कमरे में रुके हुए हैं। अर्नब की बात सुनने के बाद होटल ओनर विशाल मिश्रा अर्नब को ऊपर से नीचे तक देखता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अर्नब के पीछे खड़े एस क्लास फाइटर पर जाती है। तो वह उस फाइटर और अर्नब को देखकर इतना तो समझ गया था कि अर्नब भी कोई वीआईपी है, और शायद क्या पता गोपाल भगत भी आज अर्नब से मिलने के लिए ही यहाँ पर आए हो। इसीलिए वह एक रिसेप्शन गर्ल की तरफ देखते हुए इशारा करते हैं। वह रिसेप्शन गर्ल तुरंत लैंडलाइन फोन से किसी को फोन मिलाते हुए कुछ पूछती है, लेकिन जब वह फोन रख रही थी तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। होटल ओनर विशाल मिश्रा उस रिसेप्शन गर्ल से कुछ पूछता उससे पहले ही वहां पर एक इंसान दौड़ता हुआ आता है और अर्नब के पास जाकर अर्नब से कहता है, महागुरु आप आ गए, चलिए गुरु जी ऊपर हैं। क्या गणेश भक्त सच में अर्नब को नहीं जानता। जब अर्नब गणेश भक्त से बात करेगा तो क्या दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो जाएगी। क्या गणेश भक्त अर्नब को अपने गुरु का मित्र मानेंगे। इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH65 नाइफ ग्रैंड मास्टर। वह रिसेप्शन गर्ल तुरंत लैंडलाइन फोन से किसी को फोन मिलाते हुए कुछ पूछती है, लेकिन जब वह फोन रख रही थी तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। होटल ओनर विशाल मिश्रा उस रिसेप्शन गर्ल से कुछ पूछता उससे पहले ही वहां पर एक इंसान दौड़ता हुआ आता है और अर्नब के पास जाकर अर्नब से कहता है, महागुरु आप आ गए, चलिए गुरु जी ऊपर हैं। इधर जैसे ही होटल ओनर गोल्डी के मुंह से अर्नब के लिए महागुरु शब्द सुनता है तो उसकी सिटी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गणेश भक्त का शिष्य एक 20 साल के लड़के को महागुरु बुला सकता है। मतलब इस समय जो लड़का उसके सामने खड़ा था वह गणेश भक्त से भी ऊंची पोजीशन पर बैठा हुआ था। इधर होटल ओनर अर्नब के शांत स्वभाव को देखकर ही हैरान था, क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाए और एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होते हुए भी वह इतना शांत रहता है, तो पक्का वह इंसान कोई बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है, क्योंकि एक छोटे से छोटे फाइटर में भी एक अलग ही तरह का घमंड दिखाई देता है। लेकिन होटल ओनर विशाल मिश्रा ने अर्नब में किसी भी तरह का कोई भी घमंड नहीं देखा था। वह तो काफी शांत और सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन होटल ओनर अर्नब को एक बार में ही देखकर समझ गए थे कि अर्नब जितना शांत दिखता है उससे कई गुना ज्यादा वह खतरनाक है। इधर गोल्डी कुछ ही देर में अर्नब को लेकर एक कमरे में आ जाता है। इधर कमरे में एक बड़े से सोफे पर एक मध्य अवस्था का आदमी बैठा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि गोल्डी का गुरु गणेश भक्त था। अर्नब जैसे ही कमरे में आता है तो गणेश भक्त तुरंत अर्नब को देखते हैं और अर्नब की उम्र देखकर तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि सामने वाला जरूर ही कोई बहरूपिया है। इधर अर्नब जब ये देखता है कि उसके अंदर आने के बावजूद भी गणेश भक्त अपनी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ है, तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह दिखता नहीं है। वह नहीं चाहता था कि दयाल मणि के शिष्य के सामने उसकी इमेज खराब हो, इसीलिए वह गणेश भगत की तरफ देखते हुए कहता है,
जैसा तुम्हारे बारे में बताया गया था, तुम तो वैसे ही निकले गणेश भक्त। कम से कम मेरी नहीं तो अपने गुरु की तो इज्जत कर लो। वैसे दयाल मणि से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन लग तो नहीं रहा कि तुम उन तारीफों के काबिल हो। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। इतना कहने के बाद अर्नब बैठता भी नहीं है और अपने बैग से एक किताब निकलते हुए गणेश भगत की तरफ उछाल देता है और वहीं से पलटकर जाने लग जाता है। इधर गणेश भक्त जब अर्नब की बात सुनते हैं तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति उनके सामने उसके गुरु को नाम लेकर पुकारे। और जब वह अर्नब के एक्शन को देखते हैं तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह तुरंत अपना हाथ आगे करते हुए अर्नब की फैक्ट्री हुई किताब को पकड़ लेते हैं। इधर जब तक अर्नब कमरे से बाहर निकल चुका था, वही कमरे में मौजूद गोल्डी इस दृश्य को देखकर हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कोई व्यक्ति उसके गुरु गणेश भक्त को इस तरह से भी नजरअंदाज कर सकता है। इधर गणेश भक्त जैसे ही उस किताब को पकड़कर खोलता है और उसे पढ़ने लगता है तो कुछ ही देर में उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि इस किताब में वह तकनीक लिखी थी जो उसके गुरु ने कही थी कि मैं तुम्हें यह तकनीक जरूर सिखाऊंगा। और वह तकनीक थी 9 शैडो नाइफ, और इस किताब में वह तकनीक पूरी डिटेल में लिखी गई थी। लेकिन गणेश भक्त इतना समझ गए थे कि इस किताब में लिखी गई लिखावट उसके गुरु दयाल मणि की नहीं है, और अगले ही पल वह तुरंत समझ गए थे कि यह किसकी लिखावट है। वह तुरंत अपने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन तब तक अर्नब दरवाजे से जा चुका था। गणेश भक्त तुरंत उस तकनीक किताब को टेबल पर रखते हुए कैमरे के बाहर दौड़ पड़ते हैं। गोल्डी जब अपने गुरु को इस तरह से भागते हुए देखता है तो वह भी तुरंत कमरे से बाहर निकलते हुए अपने गुरु के पीछे जाने लगता है। इधर गणेश भक्त दौड़ते हुए लॉबी में आ गए थे, वही अर्नब अब तक लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गया था। गणेश भक्त तुरंत लिफ्ट का बटन दबाने लग जाते हैं, लेकिन जब लिफ्ट नहीं आती तो वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाते हैं। वहां पर आने जाने वाले लोग गणेश भक्त को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी गोल्डी भी उनके पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है। गणेश भक्त इस समय अपनी पूरी ताकत से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे था। वह एक साइड की सीढ़ियां से नीचे उतरने के लिए सिर्फ 3 या 4 बार ही पैर सीढ़ियों पर रख रहे थे। कुछ देर में गणेश भक्त तुरंत नीचे पहुंच गए थे। नीचे आकर गणेश भक्त तुरंत इधर उधर देखते हैं। तभी वह देखते हैं कि अर्नब और उसका फाइटर रिसेप्शन के पास पहुंचने वाले हैं, और एक बार अगर वह रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं तो होटल से बाहर जाने में उन्हें 10 से 15 सेकंड ही लगेगी। इसीलिए गणेश भक्त तुरंत अर्नब के पास जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, मास्टर एक बार रुक जाइए प्लीज। गणेश भगत की आवाज काफी दमदार थी, जिस वजह से हॉल में मौजूद सभी लोग उसी की तरफ देखने लग गए थे। इधर अर्नब तुरंत पलटते हुए उस दिशा में देखता है जहां से उसे आवाज सुनाई दी थी, और वह जैसे ही पलटता है तो उसकी नजर गणेश भक्त पर जाती है जो दौड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा है। गणेश भक्त तुरंत अर्नब के पास पहुंचता है और अपने घुटने टेककर अर्नब के पैरों में गिर जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग गणेश भगत के इस एक्शन को देखकर हैरान थे। यहां तक कि खुद अर्नब भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही देर में गणेश भगत यूं उसके पैरों में गिर जाएगा। इधर अर्नब को अच्छे से पता था कि लोग गणेश भक्त को क्या मानते हैं, इसीलिए वह तुरंत गणेश भक्त को खड़ा कर देता है। इस समय गणेश भक्त को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है और उसकी इज्जत कम हो रही है या नहीं, लेकिन वह अपने गुरु के मित्र को नाराज नहीं कर सकता था। गणेश भक्त अर्नब की दी हुई इस किताब को देखकर और पढ़कर तुरंत समझ गया था कि अर्नब सच में उसके गुरु दयाल मणि का मित्र है, क्योंकि अर्नब ने उसे जो 9 शैडो नाइफ तकनीक दी थी वह एक विरासत के जैसी थी जो एक गुरु के सबसे काबिल शिष्य को दी जाती थी, और गुरु दयाल मणि को भी ये तकनीक उनके गुरु से ही प्राप्त हुई थी, और इसी तरह से ये तकनीक चलती आ रही थी। और जब अर्नब ने उस वह 9 शैडो नाइफ तकनीक दी तो उसे समझ आ गया था कि अर्नब सच में उसके गुरु दयाल मणि का मित्र है, वरना अगर किसी और व्यक्ति के पास इस तरह की तकनीक होती तो वह कभी भी किसी और को देने के बारे में नहीं सोचता। इधर होटल ओनर विशाल मिश्रा के तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। होटल ओनर विशाल मिश्रा इस समय सबसे ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने गणेश भक्त जैसा एक इतना बड़ा एक्सपर्ट एक 20 साल के लड़के के पैरों में गिरा हुआ था, और गणेश भक्त उस लड़के को मास्टर कहकर संबोधित कर रहा था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि इस लड़के की पहचान गणेश भक्त से भी ज्यादा खतरनाक है। और वैसे भी मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एक व्यक्ति को मास्टर तभी कहा जाता है जब सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर हो, और गुरुजी सिर्फ उसे ही कहा जाता है जिसके वह शिष्य हो। इसके अलावा वह किसी को भी गुरुजी कहकर संबोधित नहीं कर सकते थे, इसीलिए सभी उन्हें मास्टर कहकर संबोधित करते थे। अगर कोई व्यक्ति अपनी फील्ड में ग्रैंड मास्टर हो या फिर वह फाइटर लेवल ग्रैंड मास्टर में हो तभी ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित किया जाता है। और जब दो ग्रैंड मास्टर आपस में मिलते हैं और एक उससे ज्यादा ताकतवर होता है तो दूसरा ग्रैंड मास्टर भी उसे सिर्फ मास्टर कहकर ही संबोधित करता है। बहुत ही कम समय में हमें किसी के द्वारा किसी को ग्रैंड मास्टर कहे जाना सुनता है, और वैसे भी गुरु के मित्र को मास्टर ही कहा जाता है। इधर अर्नब गणेश भक्त को लेकर तुरंत कमरे में चला जाता है। वह नहीं चाहता कि बाहर किसी भी तरह का कोई तमाशा हो।
इधर कमरे में आने के बाद गणेश भक्त अर्नव को उसी कुर्सी पर बैठने को कहता है जिस पर वह पहले बैठा हुआ था, और फिर गणेश भक्त उसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ जाता है। इस समय गोल्डी अपने दोनों हाथ आगे किए हुए किसी अच्छे स्टूडेंट की तरह खड़ा था। गणेश भक्त अर्नव की तरफ बड़े ही सम्मान भरी नजरों से देखते हुए अर्नव से पूछता है, मास्टर क्या आपको पता है गुरुजी इस समय कहां पर है? गणेश भगत के सवाल को सुनने के बाद अर्नव गणेश भगत की आंखों में देखता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसे बताता है, गणेश तुम्हारे गुरु इस समय एकांत में गए हुए हैं। वह मुझे हराने के लिए एडवांस लेवल के ऊपर के नाइफ मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन एकांत में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं। इसीलिए मैं गोल्डी से तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन हमारी जब भी लड़ाई होती थी तो वह हमेशा मुझ पर हावी रहते थे। लेकिन जब हमारा आखिरी मुकाबला हुआ तो मैंने अपने उस मुकाबले में अपनी हर हार का बदला लिया था और दयाल को काफी बुरी तरह से हराया था। उस दीन दयाल ने मुझसे कहा था कि अगर मुझ ए समय मिले तो मैं उसके शिष्य को कुछ जरूर सिखाऊं, और मैंने भी दयाल से वादा किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। और वैसे भी उसे अपने गुरु से प्राप्त हुई विरासत को भी तो आगे बढ़ाना था, और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द फाइटर लेवल के मार्शल आर्ट मास्टर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे दयाल के जुनून को देखकर पता चल रहा था कि वह जल्द ही मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन जाएगा, लेकिन मुझे पता है वह जिस दिन ग्रैंड मास्टर बनेगा वह मुझसे मुकाबला करने के लिए दोबारा आएगा। जब गणेश भक्त और गोल्डी अर्नव की बात सुनते हैं तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गणेश भक्त को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने बैठा मौजूद दिया ये 20 साल का लड़का उसके गुरु दयाल मणि को हराने की ताकत रखता है, उस दयाल मणि को जो एडवांस लेवल का सबसे ताकतवर नाइफ मास्टर है। अर्नव को पता था कि गणेश भक्त अभी भी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए वह बस हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी कलाई घुमाते हुए ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वह हवा में किसी चीज को पकड़ रहा है। गणेश भक्त भी अर्नव की इस हरकत को देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्नव ये क्यों कर रहा है, लेकिन अगले ही पल गणेश भक्त जो देखता है उसे देखकर उसका गला सूख जाता है। इधर गोल्डी भी अर्नव को देख रहा था और अब तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। उसके चेहरे पर इस समय खौफ साफ दिखाई दे रहा था। गणेश भक्त भी इस खौफ से वंचित नहीं थे, क्योंकि अर्नव का हाथ हवा में जहां पर था वहां पर गणेश भक्त और गोल्डी को दोनों को एक बहुत ही नुकीली और तीखा चाकू दिखाई दे रहा था। उसे चाकू या डैगर कुछ भी कह सकते हैं। वह पूरा चाकू देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग का बना हो। इस चीज को देखकर गणेश भक्त तो काफी देर के लिए चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो कुछ ऐसा बोलता है, नाइफ ग्रैंड मास्टर। गणेश भक्त ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि हवा में एक डैगर की परछाई सिर्फ एक नाइफ ग्रैंड मास्टर ही बना सकता है। अब उसे विश्वास हो गया था कि अर्नव ने जरूर उसके गुरु को हराया होगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके गुरु सिर्फ एक एडवांस नाइफ मास्टर थे और उनका मुकाबला एक नाइफ ग्रैंड मास्टर से हो रहा था, जो सच में काफी खतरनाक था। इसके बाद अर्नव अपने हाथ में मौजूद उस डैगर से ही कुछ तकनीक गणेश भक्त को दिखाता है। उन तकनीक को गणेश भक्त को दिखाने के बाद अर्नव उन तकनीक को गणेश भगत के लिए एक किताब में भी लिख देता है और गोल्डी को भी फ्लोटिंग नाइफ के बारे में डिटेल में बताता है। गोल्डी इस समय किसी अच्छे बच्चे की तरह अर्नव की हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाला कितना ताकतवर और काबिल है। क्योंकि सामने वाला उसके गुरु के भी गुरु का मित्र था, तो उसका ताकतवर होना जाहिर सी बात है। तकरीबन आधे घंटे तक अर्नव उन दोनों को नाइफ आर्ट के बारे में सिखाता रहता है। तकरीबन 10 मिनट तक और उनसे बात करने के बाद अर्नव गोरी के पास जाता है और उसे लेकर वापस विला पहुंच जाता है। गोरी लगातार गाड़ी में अर्नव से बक बक और सवाल पर सवाल किए जा रही थी, लेकिन अर्नव गौरी को ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे उसके बगल में कुछ हो ही नहीं रहा है। अर्नव के एक्सीडेंट के बाद गोरी गाड़ी में पीछे बैठने की जगह अर्नव के बगल में बैठने लग गई थी। उसे भी अर्नव के बगल में बैठना अच्छा लगता था। विला पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उसे पता चलता है कि उसके पिता ने हरियाणा का पूरा बिजनेस उसके अंडर कर दिया है और अब उसे ही हरियाणा के बिजनेस को संभालना है। इस पर अर्नव के पास भी एक मैसेज आ गया था कि गोरी की सिक्योरिटी को और टाइट कर दो। अब अर्नव कर कॉलेज में जाकर उस मोटे लड़के योगेश से मिलना चाहता था और ये देखना चाहता था कि उसने अपने काम में कितनी प्रोग्रेस की है। क्या गोरी को हरियाणा का बिजनेस संभालने देना धर्मेश खन्ना का सही फैसला होगा? उत्कर्ष चौधरी अपनी समय सीमा के अंतराल के अंदर अर्नव के बिजनेस को ट्रैक पर ला पाएगा? क्या योगेश ने अर्नव का दिया हुआ काम कर लिया है या फिर नहीं? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नव द किंग ऑफ माफिया। CH66 इंफॉर्मेशन अबाउट अर्नव। गोरी लगातार गाड़ी में अर्नव से बक बक और सवाल पर सवाल किए जा रही थी, लेकिन अर्नव गौरी को ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे उसके बगल में कुछ हो ही नहीं रहा है। अर्नव के एक्सीडेंट के बाद गोरी गाड़ी में पीछे बैठने की जगह अर्नव के बगल में बैठने लग गई थी। उसे भी अर्नव के बगल में बैठना अच्छा लगता था। विला पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उसे पता चलता है कि उसके पिता ने हरियाणा का पूरा बिजनेस उसके अंडर कर दिया है और अब उसे ही हरियाणा के बिजनेस को संभालना है। इस पर अर्नव के पास भी एक मैसेज आ गया था कि गोरी की सिक्योरिटी को और टाइट कर दो। अब अर्नव कर कॉलेज में जाकर उस मोटे लड़के योगेश से मिलना चाहता था और ये देखना चाहता था कि उसने अपने काम में कितनी प्रोग्रेस की है। जहां अर्नव कल योगेश से मिलकर उसके काम की प्रोग्रेस देखना चाहता था,
वही उत्कर्ष चौधरी और पूरे घर में इस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सभी के चेहरों पर इस समय डर देखा जा सकता था। उत्कर्ष चौधरी तो अपने सर को पकड़े हुए सोफे पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी की मौत हो गई हो, और उनके सामने टेबल पर एक छोटा बक्सा रखा हुआ था। लेकिन वहां पर मौजूद चौधरी परिवार के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस बक्से के अंदर देख सके। इस समय उत्कर्ष चौधरी की पत्नी ममता चौधरी का रो रो कर बुरा हाल था। ममता चौधरी हर्ष चौधरी की मम्मी भी थी, लेकिन वह रो रो कर बेहोश हो गई थी, जिस वजह से उनका बीपी भी काफी लो हो गया था और इस समय उनको कमरे में बेड पर लेटाया गया था और उनको एक नस ग्लूकोज चढ़ा रही थी। चौधरी परिवार में यह माहौल इसलिए बना था क्योंकि उत्कर्ष चौधरी को जो समय सीमा दी गई थी, उस समय सीमा में उत्कर्ष चौधरी चोपड़ा क्लब के बिजनेस को ट्रैक पर नहीं लेकर आ पाए थे। और जैसे ही समय सीमा समाप्त होती है, तो उसके 20 मिनट बाद ही उनके घर में एक पार्सल डिलीवर होता है। किसी को नहीं पता था आखिर उस पार्सल में क्या है, लेकिन उसे पार्सल को देखकर कहीं ना कहीं उत्कर्ष चौधरी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जरूर कुछ बुरा होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस समय चौधरी परिवार के सभी लोग मुख्य हॉल में जमा हो रखे थे। और जैसे ही उत्कर्ष चौधरी उसे बक्से को खोलते हैं, तो उसके अंदर वह जो देखते हैं, उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। उस बक्से के अंदर एक कटी हुई उंगली थी और उसी के साथ एक नोट भी रखा हुआ था। उत्कर्ष चौधरी जैसे ही उस नोट को खोलकर पढ़ते हैं, तो उनके माथे पर पसीने की लहर दिखाई देने लग जाती है। उस नोट में लिखा हुआ था, तोहफे की शुभकामनाएं उत्कर्ष चौधरी जी, वैसे कैसा लगा आपको ये तोहफा? यह आपके बेटे के लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर है। देखिए, मैंने कहा था, वह करके दिखाया। आपको 1 घंटे की समय सीमा दी गई थी और आप अपने इस समय अंतराल में काम नहीं कर पाए, तो आपके घर पर एक तोहफा कुरियर करवा दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि 24 घंटे के अंदर आप मेरे पूरे बिजनेस को सही कर देंगे, अन्यथा मुझे कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार गिफ्ट में उंगली नहीं आएगी बल्कि गार्डन आएगी। और एक बात और, जैसे ही 24 घंटे खत्म होते हैं, तो आप अपने बेटे से भी हाथ धो दोगे और बिजनेस से भी। इस लड़ाई को पर्सनल लेवल तक आप लेकर गए थे, मैं नहीं अब भुगतो अंजाम। और हाँ, एक बात और, आपकी कंपनी में जो 3 अरब की एक अचानक से इन्वेस्टमेंट की गई है ना, वह भी मेरी तरफ से की गई है, और आप तो समझदार है। आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी फैसला ले सोच समझ कर लेना, वरना बिजनेस भी जाएगा और बेटा भी। खास करके आपको एक बात बता दूं, अगर आपने दोबारा से मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखी, तो मैं आपके पूरे परिवार को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह प्यार भरी रिक्वेस्ट समझ में आ गई होगी और शायद आपको तोहफा पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो अगले तोहफे कहीं इंतजार कीजिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद उत्कर्ष चौधरी का दिमाग चलना बंद हो गया था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। उत्कर्ष चौधरी को इतना भी पता था कि अगर वह इस मामले में पुलिस से मदद मांगता है, तो मामला और गंभीर हो सकता है। और अगर उसके दुश्मन को यह पता चल जाए कि वह पुलिस से मदद मांग रहा है, तो क्या पता वह सबूत मिटाने के लिए उसके बेटे को ही मिटा दे। और वैसे भी पुलिस अब तक उसके बेटे हर्ष चौधरी को पूरे झज्जर में ढूंढ नहीं पाई थी। पता नहीं उसके दुश्मन ने उसके बेटे हर्ष को ऐसी किस जगह पर छुपा रखा है, जहां पर पुलिस भी नहीं पहुंच पा रही। इस समय चौधरी परिवार में मातम की लहर दौड़ रही थी। चौधरी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि अगर इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो उनके परिवार के सभी सदस्य जान से मारे जा सकते हैं। क्योंकि इस बार उनका दुश्मन कोई ऐसा वैसा दुश्मन नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक है। वह अपनी ताकत के साथ साथ दिमाग से भी हमला कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनके दुश्मन को उनके प्रत्येक कदम के बारे में पता है, और उन्होंने अब तक अपने दुश्मन के चेहरे को भी नहीं देखा है। आखिर उनकी दुश्मनी है किस व्यक्ति से? इधर चौधरी परिवार में टेंशन बनी हुई थी, तो वही हिसार में एक बहुत बड़े मेंशन में बहुत से लोग जमा है। उस हॉल को ऐसे बनाया गया था जैसे किसी राजा का दरबार हो। बीच में ऊंचाई पर एक सिंहासन के जैसी बहुत ही बड़ी कुर्सी लगाई गई थी, और नीचे दोनों तरफ अलग अलग कुर्सी बनाई गई थी, और बीच में एक लाल कार्पेट बिछाया गया था। इस समय वहां पर मौजूद सभी लोग उस दरबार के जैसे दिखने वाले हॉल में इकट्ठा हो रखे थे। तभी वहां पर उस लाल कारपेट पर चलते हुए एक सफेद बिजनेस सूट में बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है। वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम किसी चट्टान की तरह सीधा चलता हुआ आ रहा था, और उसके दोनों हाथ उसकी पेंट की जेब में दे। उस बूढ़े व्यक्ति ने जो व्हाइट ब्लेजर डाल रखा था, वह पीछे से लॉन्ग ओवरकोट की तरह ज्यादा लंबा था, जिस वजह से उस इंसान के चलने की वजह से वह कोट एक लबादे की तरह लहरा रहा था। उसे इंसान के बाल सफेद हो रखे थे और उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ थी, लेकिन उसे बूढ़े इंसान की आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की आंखों में देख रहे हो। उन आंखों में गुस्से की ज्वाला साफ देखी जा सकती थी। वह इंसान चलते हुए सीधा ऊपर जाकर उस बड़ी सी कुर्सी पर बैठ जाता है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद वह इंसान सभी की तरफ देखते हुए अपनी दमदार आवाज में कहता है, क्या तुम में से मुझे कोई बताएगा, आखिर हरियाणा में ऐसा कौन पैदा हो गया जो नारा परिवार के यंग मास्टर के ऊपर हाथ उठा सके? मुझे लगता है तुम में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलने वाला। वासु, तुम बताओ, आखिर कौन था वह जिसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की? यह इंसान कोई और नहीं बल्कि नारा परिवार का फैमिली हेड जागेश्वर नारा था।
और यह वासु नारा का दादा था। वासु तुरंत सामने आता है और अपने दादा के सामने गर्दन झुकाते हुए कहता है, फैमिली हेड को नारा परिवार के यंग मास्टर का प्रणाम। इतना कहने के बाद वासु अपनी गर्दन हल्की ऊपर उठाते हुए गुस्से में अपने दादा को बताते हुए कहता है, दादाजी कुछ दिनों पहले जब मैं कॉलेज में गया था तो मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, इसीलिए मैं उसके पीछे जा रहा था, तो पता नहीं कहां से अचानक से उसका भाई बीच में आ गया और पहले तो उसने मेरी गाड़ी तोड़ी और फिर बाद में मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। और यहाँ तक कि वह कह रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वह किस परिवार से आता है, वह मुझे जान से मार देगा। और अगले दिन जब मैं बड़े भैया पारस के साथ था तो मैंने पारस को भी उस लड़के को सबक सिखाने को कहा था, लेकिन हमने जी पारस के ऊपर इतने सारे रिसोर्सेस बर्बाद किए, वह उस लड़के का एक मुक्का तक नहीं झेल पाया। यहाँ तक कि पारस को हराने के बाद उसने बाद में भी मुझे चेतावनी दी कि वह हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई थी, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। वासु की बात सुनने के बाद जागेश्वर अपनी कुर्सी पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, आखिर ऐसा कौन पैदा हो गया जो नारा परिवार को खुली धमकी दे रहा है? आखिर वह है किस परिवार से तुमने उसके बारे में पता लगाया? और रही बात उससे बदला लेने की, तो क्या तुमने उसकी फैमिली को टारगेट नहीं किया? तुम नारा परिवार के यंग मास्टर हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि नारा परिवार कैसे अपने दुश्मनों से अपनी बात मानवाता है। इस बार अपने दादा की बात सुन वासु थोड़ा निराश होते हुए अपने दादा से कहता है, आपको क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैंने ऐसा किया था, लेकिन मेरे हर बार में मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बीच में टांग अड़ाने आ जाती थी और मैं उसकी बहन तक को अगवा करवाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं कैसे बीच में कुछ फाइटर आकर हमें रोक देते थे, और अगर हम जैसे तैसे करके उनसे निपटा लेते थे तो पता नहीं बीच में कहां से झज्जर में अपना नया नाम फैलाने वाले रंजीत राणा और वसंत भाई के आदमी बीच में आ जाते थे, जिस वजह से कई बार हमारी आपस में क्रॉस फायरिंग हुई है और हमारे परिवार के 4 बॉडीगार्ड उसमें मारे गए हैं और 36 घायल हो गए। वासु की इस बात को सुनने के बाद तो अब तो जागेश्वर के चेहरे पर भी हल्की शिकन नजर आ रही थी। उसे अच्छे से पता था कि इस मामले में अगर मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बीच में आती है तो उनके लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और अगर जागेश्वर नारा ने उनसे लड़ने का फैसला लिया तो नारा परिवार को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन जहां बात रही वसंत और रंजीत की, तो वह उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकता था। जहां इस समय जागेश्वर कुछ सोच रहा था, तभी पारस नारा बीच में बोलते हुए कहता है, फैमिली हेड, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बताना चाहता हूं। अचानक से पारस के बीच में बोलने से जागेश्वर नारा को यह अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह पारस को इशारा करते हुए कहते हैं, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? जिस पर पारस नारा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए जागेश्वर को बताता है, यंग मास्टर वासु नारा की जिससे लड़ाई हुई थी, मैंने उसे लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकली थी, जिससे मुझे पता चला था कि यंग मास्टर वासु की जिससे लड़ाई हुई थी वह एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, और इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होने की वजह से उसे उसके परिवार को मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन से सुरक्षा प्रदान की गई है। और तोर हरियाणा ब्रांच के मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अविनाश से उसका संबंध है। हम सेकंड प्रेसिडेंट अविनाश का तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कॉलेज के टीचर अतुल धींगरा भी खड़े हैं, और आपको तो पता होगा कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अविनाश से ज्यादा मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन टीचर अतुल धींगरा की बातों को महत्व देते हैं। और यह बात तो किसी से भी नहीं छपी हुई कि टीचर अतुल धींगरा का दिल्ली की मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा संबंध है। जब पारस ये सब बता रहा था तो पूरा हॉल एकदम शांत था। वहीं पारस अपनी बात कहते कहते बीच में रुक गया था और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे कहता है, वह लड़का झज्जर के एक छोटे से गांव खानपुर से है। उस लड़के के ऊपर कोहली परिवार की लड़की रुचिका कोहली ने रेप का कैसे डाला था और झूठे इल्जाम में उसे 2 साल के लिए जेल में भेज दिया था। लेकिन जेल से आने के बाद अचानक से उसे पता चलता है कि चोपड़ा परिवार का बेटा यश चोपड़ा उसकी बहन के पीछे पड़ा है, तो उसने उसी रात को यश चोपड़ा और उसके पिता रंजीत चोपड़ा को मौत के घाट उतार दिया और चोपड़ा क्लब के पूरे बिजनेस को अपने अंडर ले लिया। फिर चौधरी परिवार के बेटे हर्ष चौधरी ने उसकी बहन के ऊपर हमला करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस हमले में नाकामयाब रहा और अगले ही दिन रंजीत राणा ने हर्ष चौधरी को चौधरी विला से ही उठा लिया और उत्कर्ष चौधरी को 2 थप्पड़ों में हॉस्पिटल भेज दिया। इस समय अर्नब और उस चौधरी परिवार के बीच में तनातनी खींची हुई है, लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से चौधरी परिवार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और उसके सामने घुटने टेक देगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे हाथ एक और बहुत ही खतरनाक खबर लगी है। इतना कहने के बाद पारस चुप हो जाता है। वही जागेश्वर नारा ने बड़े ही ध्यान से सुना था। वह इस समय मन ही मन पारस से खुश थे कि पारस ने अपने दुश्मन के खिलाफ इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। जागेश्वर को पता था कि एक अच्छा लड़ाकू वही होता है जिसको अपने और अपने दुश्मन के बारे में सबसे अधिक पता हो। क्या जागेश्वर अर्नब के खिलाफ कोई रणनीति बना पाएंगे, या फिर इस मामले में मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन और अतुल धींगरा के बीच में आ जाने से वह शांत हो जाएंगे? क्या जागेश्वर सच में वासु की जगह पारस को यंग मास्टर घोषित कर देंगे? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया।
CH67 डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। इतना कहने के बाद पारस चुप हो जाता है। वही जागेश्वर नारा ने बड़े ही ध्यान से सुना था। वह इस समय मन ही मन पारस से खुश थे कि पारस ने अपने दुश्मन के खिलाफ इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। जागेश्वर को पता था कि एक अच्छा लड़ाकू वही होता है जिसको अपने और अपने दुश्मन के बारे में सबसे अधिक पता हो। अगर अपने दुश्मन के बारे में आपको ज्यादा पता है तो आप उससे बड़ी आसानी से जीत सकते हो। जागेश्वर सोच रहे थे कि वह वासु की जगह पारस को फैमिली का यंग मास्टर घोषित कर दे, लेकिन वह इस समय इस बारे में सोचने की जगह अपनी दुश्मन के बारे में सोच रहे थे। उन्हें इतना तो पता चल गया था कि उनका दुश्मन धरती से जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उससे कई गुना अधिक धरती के नीचे है। जागेश्वर भले ही खुश थे कि पारस ने उनके दुश्मन के खिलाफ इतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अर्नब के बारे में बहुत कम जानते हैं और उसकी पहचान बहुत खतरनाक हो सकती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि पारस अभी तक ये पता नहीं लग पाया था आखिर अर्नब के पीछे है कौन, जिसकी मदद से अर्नब बेधले से बिना डरे इस तरह के एक्शन ले रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अर्नब के पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो बेहद डरावना है, लेकिन अगले ही पल उनके दिमाग में पारस की कही गई आखिरी बात घूमती है। इसी के साथ साथ मेरे हाथ एक और बहुत ही खतरनाक खबर लगी है। जैसे ही उनको पारस की यह बात याद आती है तो वह तुरंत पारस की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, पारस तुम कह रहे थे तुम्हें इसी के साथ एक बेहद ही जरूरी खबर पता चली है। आखिर क्या खबर है वह? जागेश्वर की इस बात को सुनने के बाद सभी लोग पारस की तरफ देखने लग गए थे। वह सभी भी जानना चाहते थे आखिर पारस को ऐसी कौन सी खबर पता चली है जो इतनी ज्यादा जरूरी है। इधर पारस भी एक लंबी गहरी सांस लेते हुए जागेश्वर की आंखों में देखते हुए, दादाजी, द ग्लोसी रेड रोज होटल में कुछ दिन पहले हरियाणा के 5 सबसे अमीर परिवारों में से कोहली परिवार को छोड़कर चारों परिवार इकट्ठा हुए थे और इन्हीं चारों परिवार के फैमिली हेड के साथ साथ हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति धर्मेश खन्ना भी शामिल हुए थे और इन सभी की चर्चा का विषय था नारा परिवार। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी, बल्कि यह थी कि उन सभी के साथ एक मिस्टीरियस इंसान और था जिसके बारे में मुझे अब तक कोई भी खबर नहीं मिली है और धर्मेश खन्ना तक उस इंसान की बात मान रहे थे और तो और सहगल परिवार और मलिक परिवार पूरी तरह से उस मिस्टीरियस इंसान के साथ है। हालांकि उस इंसान के बारे में मुझे हल्की हल्की खबर मिली है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह खबर सच है या झूठ। बताया जा रहा है कि वह मिस्टीरियस इंसान सम्राट जय सिंह का वंशज है। पारस की इस आखिरी बात ने वहां पर मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी थी। इस खबर को सुनने के बाद तो जागेश्वर के माथे पर भी ठंडा पसीना आ गया था। उसे अच्छे से पता था कि सम्राट जय सिंह क्या तोप है। सम्राट जय सिंह एक ऐसा नाम था जिससे पूरी मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन तक कांपती थी। पारस की इस आखिरी खबर ने पूरे हॉल में सन्नाटा ला दिया था। अचानक से उस सन्नाटे को तोड़ते हुए किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उन कदमों की आवाज को सुनकर सभी लोग हॉल के मुख्य दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि हॉल के अंदर काले कपड़ों में एक इंसान अंदर आता है। उस इंसान ने हाई टॉप काले कॉम्बैट शूज पहन रखे थे और उसके ऊपर ब्लैक मिलिट्री जोगर डाल रखी थी और उसके भी ऊपर एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक शर्ट के भी ऊपर ब्लैक केप लॉन कार्डिगन जैकेट डाल रखी थी। और इसके बावजूद उस इंसान ने अपना सर नीचे कर रखा था, जिस वजह से किसी को भी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस इंसान के पीछे 2 फाइटर और चल रहे थे जिन्होंने अपने चेहरे पर फुल मास्क लगा रखा था, जिस वजह से उनकी आंखों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग ये सोच रहे थे आखिर यह इंसान है कौन। लेकिन पारस जैसे ही इस इंसान की लुक को देखता है तो वह डरते हुए कहता है, सम्राट जय सिंह का वह वंशज। पारस के इन अटके हुए शब्दों ने ही वहां पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अभी पारस ने जो ये शब्द कहे थे ये सच में किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। इधर जब जागेश्वर पारस की बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। अब तक जिन आंखों में गुस्से की ज्वाला दिखाई दे रही थी अब उन आंखों में खौफ नजर आ रहा था। जागेश्वर इस समय आंखें फाड़कर उस काले कपड़े वाले इंसान को देख रहा था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह काले कपड़े वाला इंसान बड़ी ही शांत आवाज में कहता है, जागेश्वर नारा, अपने पिता का वादा भूल गए हो या फिर तुम अपने आप को मुझसे भी ज्यादा ताकतवर समझ बैठे हो? तुम खुद बताओ, यहाँ पर अगर तुम्हारे पिता अजीरा नारा होते तो क्या उनकी भी इतनी हिम्मत होती कि मेरे सामने ऐसे ही बैठे रहे? लगता है तुम सब मेरे दादा से किए हुए वादे को भूल गए हो, या फिर कहूं कि तुम सब में घमंड आ गया है और तुम अपने से ज्यादा ताकतवर किसी को नहीं समझ रहे हो। ये सब कहते हुए इस समय इस इंसान की आवाज में एक अलग ही तरह की शांति थी। इस शांति को महसूस कर जागेश्वर नारा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लग गई थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस तरह की शांति तूफान से पहले के आने की शांति होती है। इस समय जागेश्वर नारा बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उस ऊंचे मंच से नीचे उतर आता है। जागेश्वर को अपनी जगह से खड़ा होता देखकर और नीचे आते देखकर सभी लोग अभी भी बैठे नहीं रह सकते थे, इसीलिए सभी लोग एक एक करके खड़े हो गए थे। इधर वह काले कपड़ों वाला इंसान हल्का हंसता है, जिसकी हंसने की आवाज साफ सुनाई देती है, और फिर वह अपने कदम बढ़ाते हुए जागेश्वर की उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है।
उस कुर्सी पर बैठने के बाद काले कपड़े वाला व्यक्ति अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हवा में लहराता है। अगले ही पल उस इंसान के हाथ को ढकते हुए एक मैजिकल हैंड गार्ड आ जाता है, जो उंगलियों से लेकर उसके फोरआर्म्स तक फैला हुआ था। ये मैजिकल हैंड गार्ड नीले रंग का था, लेकिन इसके ऊपर एक अलग ही प्रकार का धातु लगा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्थर और सोने से बनाया गया हो। इस मैजिकल हैंड गार्ड के अंदर से हल्के आसमानी रंग की शक्तियां निकल रही थी। वहां पर मौजूद सभी लोग जैसे ही उसे इंसान के हाथ में एक मैजिकल हैंड गार्ड को देखते हैं, तो सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सभी को अच्छे से पता था कि एक ग्रैंड मास्टर ही अपने शरीर पर इस तरह के जादुई कवच को तैयार कर सकता है। कोई यह समझ पाता आखिर इस इंसान ने मैजिकल हैंड गार्ड को क्यों बुलाया है। उससे पहले ही वह इंसान अपना हाथ वासुनारा की तरफ कर देता है, और अगले ही पल वासुनारा को अपनी गर्दन पर एक बहुत तेज पकड़ महसूस होती है। वासुनारा इस समय अपनी गर्दन पर अपने हाथों से ऐसी हरकत कर रहा था जैसे वह किसी की पकड़ से अपनी गर्दन को छुड़ा रहा हो। वासुनारा जब इस तरह से छटपटा रहा था, तब वह इंसान धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर करना शुरू कर देता है। अपनी गर्दन को ऊपर करने के बाद वह इंसान अपनी कार्डिगन जैकेट की केप को उतार देता है, और जैसे ही सभी लोग उस इंसान का चेहरा देखते हैं, तो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने मौजूद बैठा हुआ इंसान 20-21 साल का लग रहा था। लेकिन इस समय कोई सबसे ज्यादा हैरान लग रहा था, तो वह था वासुनारा और पारसनारा, क्योंकि वह दोनों उस लड़के को अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा अर्नव ही था। अपना चेहरा दिखाने के बाद अर्नव धीरे से अपने हाथ को नीचे कर लेता है और अपने मैजिकल हैंड गार्ड को भी गायब कर देता है, जिस वजह से अब वासुनारा एकदम सही सलामत था। लेकिन अर्नव उस पूरे हॉल के सन्नाटे को तोड़ते हुए पारस की तरफ देखते हुए कहता है, काफी अच्छा होमवर्क करते हो, इतने कम समय में मेरे बारे में बहुत कुछ जान गए। लेकिन तुम इस बात को कनेक्ट नहीं कर पाए कि अर्नव ही सम्राट जय सिंह का वंशज है। वैसे मानना पड़ेगा तुम इस वासु से तो काफी ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद हो, लेकिन इस वासु को किस बेवकूफ ने नारा परिवार का यंग मास्टर घोषित किया? क्या उस व्यक्ति का दिमाग घास चरने गया था? इधर अपनी बेइज्जती होता देखकर वासु नारा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वह अगले ही पल गुस्से में फूटते हुए अर्नव से कहता है, अर्नव ये बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता भी है तुम इस समय कहां पर हो और किस जगह पर बैठे हो। चुपचाप मेरे दादाजी की जगह से उठ जाओ, वरना तुम्हें यही जान से मरवा दूंगा। वासु नारा की इस बात को सुनने के बाद अर्नव हंसते हुए उसे कहता है, हाँ, जान से मारने की बातें देखो कौन कर रहा है, जिसने अभी अभी मौत को इतने करीब से देखा हो। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर हिम्मत तो काफी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हमेशा ही गलत जगह पर निकलती है। इतना कहने के बाद अर्नव अपने पीछे मौजूद एक फाइटर की तरफ देखते हुए कहता है, ललित ये कुछ ज्यादा बोल रहा है, इसे पीट कर एक कोने में बिठाओ। इधर ललित जैसे ही अर्नव के ऑर्डर को सुनता है, तो वह तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, जी मास्टर। और इतना कह ललित तुरंत अपनी 22 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वासु नारा के पास आता है और उसे हवा में उठाकर हॉल के एक कोने में फेंक देता है। इस वजह से वासु नारा सीधा एक दीवार से जाकर टकराता है और जमीन पर गिर जाता है, और जमीन पर गिरते का साथ ही वह बेहोश हो जाता है। इधर सभी लोग इस दृश्य को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। वह सभी बस यही सोच रहे थे, उसका एक फाइटर ही इतना ज्यादा ताकतवर है, अगर वह खुद मरने पर आ जाए तो वह क्या कर देगा, जिस वजह से अब कोई भी व्यक्ति जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। वही ललित अपना काम करके दोबारा से अर्नव के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। इधर सभी लोग अर्नव के पीछे खड़े फाइटर की ताकत देखकर काफी डर गए थे। इसके बाद अर्नव जागेश्वर नारा की तरफ देखते हुए कहता है, काफी खतरनाक व्यक्ति हो जागेश्वर तुम। जैसे ही तुम्हें नारा परिवार का फैमिली हेड बनाया गया, तुमने बहुत कुछ बदलकर अपने अंडर कर लिया। तुम्हारे परिवार को हरियाणा के डाक वर्ल्ड पर नजर रखने के लिए और थोड़ी बहुत लगाम लगाने के लिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन तुम जैसे ही सत्ता में आए, तुमने सभी को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके हरियाणा के इस पूरे डाक वर्ल्ड पर अपना राज कर बैठ गए। और इसी के बदौलत तुमने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया, और अपनी सारी ताकत को छुपाए हुए ही हरियाणा के सबसे ताकतवर इंसान बन बैठे। वैसे तुम्हारी प्लानिंग सच में काफी अच्छी थी, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा था कि मैं खुद तुम्हारे रास्ते में आ जाऊंगा? सच बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन तुम्हारे नारा परिवार के यंग मास्टर ने मेरी बहन की तरफ गलत नजर डाल ली थी, इसीलिए मुझे तुम सबके रास्ते में आना पड़ गया। वैसे तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपनी गलती को सुधार लो, वरना मैं सुधारने पर आ जाऊंगा। वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी गर्दन नीचे किए अर्नव की सारी बात सुन रहे थे, लेकिन अब जागेश्वर नारा अर्नव की बातों को सह नहीं पाए और तुरंत भड़कते हुए कहते हैं, तुम सम्राट जय सिंह के वंशज क्या हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम इस पूरे संसार के राजा हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने इस समय कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं खड़ा है जिसे तुम डरा धमका कर चुप करा सकते हो। मैं नारा परिवार का फैमिली हेड जागेश्वर नारा हूँ। जागेश्वर नारा, मेरे नाम को अपने दिमाग में बैठा ले बच्चे, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तो किसका वंशज है किसका नहीं, तुझे अभी तेरे दादा के पास भेजता हूँ। क्या जागेश्वर नारा ने अर्नव को धमकी देकर कोई बड़ी गलती कर दी है? आखिर पारस को अर्नव के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला?
क्या जागेश्वर नारा सच में इतना ताकतवर है कि वह अर्नब को सबक सिखा सके? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH-68 डील विद डेमन। वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी गर्दन नीचे किए अर्नब की सारी बात सुन रहे थे। लेकिन अब जागेश्वर नारा अर्नब की बातों को सह नहीं पाए और तुरंत भड़कते हुए कहते हैं, तुम सम्राट जय सिंह के वंशज क्या हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम इस पूरे संसार के राजा हो। लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने इस समय कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं खड़ा है जिसे तुम डरा धमका कर चुप करा सकते हो। मैं नारा परिवार का फैमिली हेड जागेश्वर नारा हूँ। जागेश्वर नारा, मेरे नाम को अपने दिमाग में बैठा ले बच्चे। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किसका वंशज है किसका नहीं, तुझे अभी तेरे दादा के पास भेजता हूँ। इतना कहने के बाद जागेश्वर अपने ब्लेजर को उतार कर फेंक देता है। इसके बाद जागेश्वर अपने दोनों हाथों को अजीब तरह से मिलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक मंत्र को बुदबुदाने लग जाता है। हालांकि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था, लेकिन अर्नब जैसे ही उसके होठों को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। जैसे ही जागेश्वर अपने मंत्र बुदबुदाना बंद करता है तो उसके शरीर में एक तेज विस्फोट होता है। उस विस्फोट की वजह से पूरा नारा मेंशन हिल गया था, जिस वजह से सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। अर्नब के पीछे खड़े दोनों फाइटर को भी अब खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। इधर जागेश्वर नारा आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लग जाता है और अगले ही पल उसके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और उसके शरीर पर सफेद, काले और तांबे के रंग का एक कवच आना शुरू हो जाता है। वह कवच पूरा सफेद रंग का था, लेकिन उसकी दोनों साइड काले रंग की थी और उनकी किनारियों पर तांबे के रंग के कवच लगे हुए थे। जागेश्वर के बाल लंबे होने शुरू हो गए थे। बाल लंबे होने की वजह से उसके लंबे सफेद बाल चोटी की तरह बंधकर हवा में लहरा रहे थे। जागेश्वर के इस कवच के सीने के बिल्कुल बीचों बीच तांबे की एक खोपड़ी नजर आ रही थी। उस खोपड़ी की दोनों आंखें लाल रंग में चमक रही थी और उसके माथे के बीचों बीच एक लाल रंग की एक मणि थी जो लाल रंग में चमक रही थी। जागेश्वर के चेहरे की दोनों आंखों के बीच में वर्टिकल काले रंग की धारियां बन गई थी जो उसके दोनों गाल और माथे पर फैली हुई थी और इस समय जागेश्वर की आंख भी लाल रंग में चमक रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वह किसी के वश में हो। इधर अपने इस रूप में आने के बाद जागेश्वर अर्नब की तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहता है, क्यों बे बच्चे, डर गया मुझे देखकर? और तू अपने आप को सम्राट जय सिंह का वंशज बताता है? थू है तेरे ऊपर थू, जा डूब के मर जा कहीं पर। जा चला जा और दोबारा से मेरे रास्ते के बीच में आने की हिम्मत मत करना, वरना तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कौवों को खिला दूंगा। हाँ हाँ हाँ। इतना कहने के बाद जागेश्वर जोर जोर से हंसने लग गए थे। वहीं अर्नब अभी भी जागेश्वर की तरफ देख रहा था, लेकिन इस समय उसकी आंखों में शांति की जगह एक हैरानी थी। थोड़ी देर तक जागेश्वर को देखने के बाद अर्नब को कुछ समझ में आता है और फिर वह जागेश्वर की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ कहता है, बधाई हो तुम्हें, तुमने डार्क वर्ल्ड से बहुत सी विद्याएं सीखी हैं। लेकिन मुझे माफ करना, अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसे जरूर डरा धमका सकते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम मुझे डरा नहीं पाए। वैसे भी तुमने ताकतवर बनने के लिए गलत रास्ता चुना है। एक शैतान के साथ डील करके तुमने अपने शरीर का नियंत्रण उसे दे दिया, लेकिन तुमने शैतान गलत चुन लिया। अगर किसी ताकतवर शैतान को चुनते तो बात बनती। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक असली डार्क पावर क्या होती है। इतना कहने के बाद अर्नब अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन एक मंत्र बोलने लग जाता है। उसके मंत्र बोलने के 5 सेकंड बाद ही उस बंद हॉल में तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और फिर वह तेज हवा एक बवंडर का रूप लेते हुए अर्नब के चारों तरफ घूमने लग जाती है। अर्नब के साथ आए हुए दोनों फाइटर इस दृश्य को देखकर तुरंत पीछे हो जाते हैं। इधर अर्नब के चारों तरफ वह बवंडर तेज रफ्तार में घूमने लग गया था। वहां पर मौजूद इस समय सभी लोग आंखें फाड़कर यह सब देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस तरह की शक्तियों को नहीं देखा था। सबसे पहले तो वह जागेश्वर के इस परिवर्तन से शॉक हो गए थे और दूसरा अर्नब ने एक बंद हॉल के अंदर बवंडर बना दिया था। जागेश्वर भी इस समय अर्नब को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्नब करना क्या चाहता है, लेकिन उसे इतना पता था कि अर्नब सम्राट जय सिंह का वंशज है, तो वह किसी छोटी मोटी दिव्य शक्ति का तो इस्तेमाल करेगा नहीं। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह अर्नब के इस मंत्र को पूरा नहीं होने देगा। इसीलिए वह तुरंत अर्नब के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। उसे पता था कि अगर अर्नब ने मंत्र पूरा कर लिया तो उसके लिए मुसीबत आ सकती है, इसीलिए वह डायरेक्ट अर्नब के ऊपर हमला कर देता है। वह जैसे ही अर्नब के पास पहुंचने वाला होता है तो तभी उसके सामने दो परछाएं आ जाती हैं और उसके शरीर पर जोरदार दो मुक्के मारती हैं। लेकिन शायद उन दोनों परछाइयां के दोनों मुक्के जागेश्वर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये दोनों व्यक्ति यश और ललित थे। वही यश और ललित को अपने ऊपर हमला करते देखकर जागेश्वर गुस्से में दोनों की कलाई पकड़ लेता है और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक देता है। इस रूप में बदलने के बाद जागेश्वर काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जिस वजह से जैसे ही वह नीचे गिरते हैं तो उनके हाथों की हड्डियां टूट जाती है और उन दोनों की हड्डियां वहीं से टूटी थी जहां से जागेश्वर ने उनकी कलाई पकड़ी थी। इधर यश और ललित को हराने के बाद जागेश्वर अर्नब के पास पहुंच जाता है और उसके सर को फोड़ने के लिए अपने दोनों हाथों को खोल देता है।
और जैसे ताली बजाई जाती है। इस तरह से अर्नब के सर को बीच में लेते हुए जागेश्वर अपने दोनों हाथों को तेजी से आपस में भिड़ा देता है। लेकिन जैसे ही जागेश्वर के हाथ उस बवंडर से पार हुए तो जागेश्वर के दोनों हाथों की हथेलियां आपस में टकरा गई थी। लेकिन अर्नब वहां से गायब हो चुका था। जागेश्वर जब ये देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह इधर उधर अर्नब को देखने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई थी। क्योंकि अर्नब अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसी पोजीशन में बैठा हुआ हवा में उड़ रहा था। बवंडर की वजह से उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे और कुछ देर में उसकी कमर के पीछे से हल्के लाल रंग की रोशनी निकलने लग गई थी, जिस वजह से कुछ ही देर में उसके ऊपरी शरीर के कपड़े फट गए थे। और जैसे ही उसके कपड़े फटते हैं तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। वह इस समय हवा में बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसका सर हल्का पीछे की तरफ हो रखा था और उसके दोनों हाथ फैले हुए थे। उसकी कमर पर जो ट्राइबल फिनिक्स टैटू था वह लाल रंग की रोशनी में चमक कर अपनी शेप बदल लेता है। कुछ देर में अर्नब की कमर पर ट्राइबल फिनिक्स के टैटू की जगह एक डेमन फेस टैटू दिखाई दे रहा था। वह डेमन फेस सच में काफी खतरनाक लग रहा था और यह टैटू अर्नब की पूरी कमर को घेरे हुए था। यह डेमन फेस ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में अर्नब की कमर से बाहर निकल आएगा। जैसे ही अर्नब की कमर पर यह पूरा टैटू बन जाता है और उसकी चमक फीकी होती है तो अर्नब धीरे से अपनी आंखें खोलता है। इस समय अर्नब की आंखों की पुतलियां गहरे नीले रंग की हो गई थी और उसकी आंखों की पुतलियां के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई डार्क एनर्जी काले रंग में गोल गोल घूम रही है। और आंख की पुतली के आसपास जो सफेद रंग की श्वेतपटल होती है वह काले रंग की हो गई थी। जब सभी लोग अर्नब की इन आंखों को देखते हैं तो उन्हें काफी डर लगने लग गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही अर्नब ने आंखें खोली तो सभी को लगने लग गया था जैसे कोई नरक का बहुत ही खतरनाक शैतान जाग गया हो। अर्नब धीरे से अपना मुंह खोलता है और जागेश्वर की तरफ देखते हुए सिर्फ इतना कहता है, चल देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। अर्नब की इस आवाज को सुनकर सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई थी, क्योंकि अर्नब की यह आवाज काफी बदल गई थी। इस आवाज में एक अलग ही तरह का भारीपन और कंपन था और यह आवाज एको के साथ मिलकर गूंजने वाली बन गई थी, जिस वजह से यह आवाज सुनने में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। हालांकि अपनी इस नई फॉर्म में आने के बाद जागेश्वर की भी आवाज में परिवर्तन आया था, लेकिन इस तरह का नहीं आया था। वही अर्नब इतना कहने के बाद सीधा जमीन पर उतरता है। उसके पैर जैसे ही जमीन को छूते हैं तो जमीन में बड़ी बड़ी दरार आने लग जाती है। वहां पर मौजूद सभी लोग जब इस दृश्य को देखते हैं तो सभी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अर्नब इस समय बहुत ही ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज कर रहा था। उसकी आभा को महसूस कर ऐसा लग रहा था जैसे नरक का कोई बहुत ही खतरनाक शैतान जमीन फाड़कर बाहर आ गया है। अगले ही पल अर्नब की आंखें गहरे नीले रंग में चमकने लग गई थी और अर्नब अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए जागेश्वर को देखता है। अर्नब का ये गर्दन टेढ़ी करके जागेश्वर को देखना जागेश्वर के दिल में उसके लिए डर पैदा कर देता है। लेकिन जागेश्वर अपने डर पर किसी तरह से काबू पाते हुए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार निकाल लेता है। ये हथियार बर्फ से बना हुआ था। ये हथियार देखने में कुल्हाड़ी के जैसा था। इस हथियार के पकड़ने वाली जगह के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे यह एक ड्रैगन की पूंछ हो और जहां से हमला किया जाता है वहां पर एक बर्फ के ड्रैगन का मुंह बना हुआ था और उस ड्रैगन के मुंह के अंदर से लगातार ठंडी लहर बाहर निकल रही थी। देखने में वह हथियार सच में काफी भयानक लग रहा था। उस खतरनाक कुल्हाड़ी को देखने के बावजूद भी अर्नब इसी शांति के साथ खड़ा था। लेकिन अगले ही पल उसकी कमर पर मौजूद वह डेमन टैटू लाल रंग में चमकता है। जब सभी लोग अर्नब की कमर से उस लाल रंग की रोशनी को देखते हैं तो अब सभी का ध्यान अर्नब की कमर पर मौजूद डेमन टैटू पर चला जाता है, जिसे देखकर सभी की रूह कांप गई थी। इसके बाद अर्नब अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और पलक झपकते के साथ अर्नब सीधा जागेश्वर के सामने खड़ा था। उन दोनों के बीच की दूरी यही तकरीबन आधे मीटर की बची थी। जागेश्वर अर्नब की इतनी भयानक रफ्तार को देखकर काफी डर गया था, लेकिन वह अपने डर को अपने चेहरे पर प्रदर्शित नहीं होने देता और तुरंत अपने उस खतरनाक हथियार पर पकड़ मजबूत करते हुए अर्नब की गर्दन पर चला देता है। अभी भी उस ड्रैगन के मुंह से ठंडी लहर निकल रही थी जो अर्नब की गर्दन पर पड़ रही थी। अर्नब भी उस ठंडी लहर को महसूस करता है। वह कुल्हाड़ी जैसे ही अर्नब की गर्दन को छूने वाली थी, अर्नब तुरंत अपना हाथ कुल्हाड़ी के आगे कर देता है। वह कुल्हाड़ी सीधा अर्नब की कलाई से जाकर टकराती है। वह कुल्हाड़ी दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और नुकीली थी, लेकिन वह कुल्हाड़ी जैसे ही अर्नब की कलाई से टकराती है तो वह सिर्फ उसकी त्वचा पर हल्का सा कट छोड़ पाई थी, जिससे अर्नब की कलाई कट गई थी और उससे एक बूंद खून की निकल गई थी। जब जोगेश्वर ये देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अर्नब ने उसकी इतनी खतरनाक कुल्हाड़ी के हमले को इस तरह से कैसे रोक दिया, क्योंकि उसने इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर बहुत बड़े बड़े फाइटर को जान से मारा था। अपने इस रूप और कुल्हाड़ी की मदद से वह एक मार्शल आर्ट मास्टर तक को जान से मार सकता था, लेकिन उसकी यह कुल्हाड़ी आज अर्नब की कलाई पर सिर्फ हल्का सा कट ही लगा पाई। जागेश्वर को पता था कि यह कुल्हाड़ी कितनी ज्यादा ताकतवर है। अगर एक मार्शल आर्ट मास्टर इस कुल्हाड़ी के साथ लड़े तो वह एक शुरुआती ग्रैंड मास्टर तक को टक्कर दे सकता था। अर्नब अपने उसे खून की बूंद पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता।
बल्कि अपने हाथ को घुमाते हुए उस कुल्हाड़ी के नुकीले हिस्से को पकड़ लेता है। अर्नब की पकड़ धीरे धीरे उसे कुल्हाड़ी पर मजबूत होती जा रही थी। अगले ही पल अर्नब की आंखें गहरे नीले रंग में तेज चमकती हैं। और जैसे ही अर्नब की आंखें चमकती हैं, तो अर्नब उस कुल्हाड़ी के ऊपर अपनी फोर्स लगा देता है और अगले ही पल वह कुल्हाड़ी बर्फ के टुकड़ों में टूटकर इधर उधर बिखर जाती है। जागेश्वर जब ये देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी टूट चुकी है, तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब उसे डर के मारे पसीने आने लग गए थे। लेकिन वही उस कुल्हाड़ी के टूटने के तुरंत बाद उसके अंदर से एक नीले रंग की परछाई बाहर निकलती है और पूरे हॉल में घूमकर हवा में लहराने लग जाती है। जब सभी लोग उस परछाई को देख रहे थे, तो वह परछाई एक 2 मीटर लंबे ड्रैगन का रूप ले लेती है। आखिर जागेश्वर के पास इस तरह का हथियार कहां से आया? और क्या इस हथियार के अंदर एक ड्रैगन की आत्मा को सील किया गया था? क्या अपने ऊपर हमला करने की वजह से अर्नब जागेश्वर को जान से मार देगा या फिर उसे छोड़ देगा? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH69 न्यू फैमिली हेड। अर्नब अपने हाथ को घुमाते हुए उस कुल्हाड़ी के नुकीले हिस्से को पकड़ लेता है। अर्नब की पकड़ धीरे धीरे उसे कुल्हाड़ी पर मजबूत होती जा रही थी। अगले ही पल अर्नब की आंखें गहरे नीले रंग में तेज चमकती हैं। और जैसे ही अर्नब की आंखें चमकती हैं, तो अर्नब उस कुल्हाड़ी के ऊपर अपनी फोर्स लगा देता है और अगले ही पल वह कुल्हाड़ी बर्फ के टुकड़ों में टूटकर इधर उधर बिखर जाती है। जागेश्वर जब ये देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी टूट चुकी है, तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब उसे डर के मारे पसीने आने लग गए थे। लेकिन वही उस कुल्हाड़ी के टूटने के तुरंत बाद उसके अंदर से एक नीले रंग की परछाई बाहर निकलती है और पूरे हॉल में घूमकर हवा में लहराने लग जाती है। जब सभी लोग उस परछाई को देख रहे थे, तो वह परछाई एक 2 मीटर लंबे ड्रैगन का रूप ले लेती है। जब सभी लोग उस 2 मीटर लंबे ड्रैगन को देख रहे थे, तो अर्नब अपना हाथ ऊपर कर देता है और अगले ही पल वह 2 मीटर लंबा ड्रैगन तेजी से अर्नब के हाथ से आकर लिपट जाता है। अगले ही पर अर्नब अपना हाथ बंद कर लेता है और अगले पल उसके हाथ में नीले रंग के बर्फ के टुकड़ों से तैयार हुई चमचमाती तलवार उसके हाथ में दिखाई दे रही थी। उस तलवार के हत्थे के ऊपर नीले रंग के ड्रैगन की नीले रंग की बड़ी आंख नजर आ रही थी और वह उस नीले रंग के ड्रैगन की परछाई लगातार उस तलवार के चारों तरफ घूम रही थी। लेकिन अर्नब उस तलवार से हमला करने की जगह अपनी कलाई से कटे हुए उस खून की बूंद को तलवार के ऊपर गिरा देता है और अगले ही पल वह आइस ड्रैगन की परछाई तेज नीले रंग में चमकती है और एक तेज दहाड़ लगाते हुए गायब हो जाती है। वह सभी लोग उस आइस ड्रैगन को गायब होता हुआ देखकर हैरान हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब कोई जादू कर रहा है। लेकिन इधर जागेश्वर के पैरों के तले से तो जमीन खिसक गई थी। अब जागेश्वर को अपने इस एक्शन पर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है और वह तुरंत बिना देर किए तुरंत अपनी हथेली पर कट लगता है और अपनी हथेली से निकले हुए खून की बूंदों को जमीन पर छिड़क देता है। और जैसे ही ऐसा होता है तो वहां पर गहरे लाल रंग का कोहरा छाने लग जाता है। वहां पर मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अर्नब तुरंत चिल्लाते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, जोगेश्वर इस प्रक्रिया को रोक दो और जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। अपना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं तुम्हारी आत्मा तक को नष्ट कर दूंगा। लेकिन जागेश्वर अर्नब की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हुए अर्नब से कहता है, हाँ यंग मास्टर, तुम्हें क्या लगा मैंने सिर्फ छोटी मोटी काली विद्या ही सीखी है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात हो। इतना कहने के बाद जागेश्वर अपना एक कदम पीछे कर देता है और जैसे ही जागेश्वर ऐसा करता है तो जमीन के नीचे एक गहरे लाल रंग का पोर्टल खुल जाता है और जागेश्वर उसमें गिर जाता है। जब तक अर्नब जागेश्वर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता, तब तक जागेश्वर उस पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो चुका था और वह पोर्टल भी अब वहां पर वह लाल रंग का कोहरा भी धीरे धीरे कम होने लग गया था। जब वहां से वह लाल रंग का कोहरा गायब होता है तो सभी लोग देखते हैं कि वहां पर जागेश्वर नहीं है। तो सभी को यही लगता है कि अर्नब ने शायद जागेश्वर को मारकर अपनी दिव्य शक्तियों से जागेश्वर के शरीर को गायब कर दिया है। लेकिन उन सब का सोचना गलत था, क्योंकि जागेश्वर वहां से भाग गया था। अर्नब को पहले यही लगा था कि जागेश्वर सिर्फ छोटी मोटी काली शक्तियों को जानता है। लेकिन जब जागेश्वर ने उस लाल रंग के पोर्टल को खोला तो अर्नब को पता चल गया था कि जागेश्वर के पास अभी भी कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं, जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। जागेश्वर के वहां से भाग जाने की वजह से अर्नब गुस्से में जमीन पर पैर मार देता है। अर्नब कैसा करने से जमीन में बड़ी और मोटी दरारें आने लग जाती हैं। लेकिन अर्नब को पता था कि ऐसे खामखा में गुस्सा दिखाना उसके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए अर्नब अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप को शांत करता है। थोड़ी देर बाद जब अर्नब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें नॉर्मल थी और उसकी कमर पर मौजूद वह डायमंड टैटू भी ट्राइबल फिनिक्स टैटू में बदल गया था। अर्नब को पता था कि जागेश्वर के भाग जाने के बाद नारा फैमिली में बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन अर्नब अब पूरी नारा फैमिली को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जागेश्वर के पास किस तरह की काली शक्तियां थी और उसे अच्छे से पता था कि नारा फैमिली में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको काली शक्तियों के बारे में पता होगा। अगर अर्नब उन सभी को कंट्रोल में कर लेता है तो उसके पास एक अच्छा बैकअप तैयार हो सकता है।
इसीलिए अर्नब अब नारा फैमिली में दोबारा फैमिली हेड की गाड़ी के लिए झगड़ा होने देने की जगह अब वह खुद नारा परिवार में एक नए फैमिली हेड का चयन करने वाला था। इसीलिए अर्नब पलटते हुए दोबारा से सीधा जागेश्वर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और सभी की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, मुझे पता है आप सभी को इस कुर्सी को पाने की चाह है और इस कुर्सी पर बैठना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन इस पर बैठेगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति ही। लेकिन इस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति इस कुर्सी के काबिल भी होना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब इस परिवार में फैमिली हेड होने की जगह अब इस परिवार का एक राजा घोषित किया जाएगा और जहां पर पहले यंग मास्टर घोषित किया जाता था, अब वहां पर युवराज घोषित किया जाएगा। और वैसे भी मैं आप सभी की डिटेल पहले से ही जानता हूं कि कौन कितना ताकतवर है और किसके कनेक्शन कितने अच्छे हैं। और एक असली राजा वही होता है जिसको अपना राज्य और अपनी गद्दी अच्छे से संभालनी आती हो, जो अगर पावर कंटेन भी करे तो उसके ऑरा में दिखाई दे कि वह एक राजा है। और यह सभी को भी मुझे पारस के अंदर दिखाई देती है। पारस के पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि उसके कनेक्शन भी तुम सभी से काफी अच्छे हैं। वरना तुम खुद सोचो, जिस बात के बारे में तुम्हारे परिवार के फैमिली हित तक को नहीं पता था, वह बात पारस तक पहुंच गई थी। और पारस अभी जिस उम्र में है, उस उम्र में एस क्लास फाइटर बनना कोई छोटी बात नहीं है। और वैसे भी जो व्यक्ति जितना प्रतिभाशाली होता है उसकी ताकत आगे चलकर बढ़ती ही रहती है, ना कि एक जगह रुक जाती है। पर मुझे लगता है कि शायद पारस एक दिन एक मार्शल आर्ट मास्टर भी बन सकता है। इसीलिए आज से इस परिवार का राजा पारस नारा घोषित होता है। अगर आप में से किसी को कोई ऐतराज है तो बताए, मैं अभी इसी वक्त उस समस्या का समाधान निकालूंगा। अपनी बात कहने के बाद अर्नब चुप हो जाता है और फिर अपनी तीखी निगाहों से सभी को घूरने लग जाता है। वह सभी लोग अर्नब की आंखों को देखते हैं तो समझ जाते हैं अर्नब ने यह आखिरी बात उन्हें बोलने का मौका देने के लिए नहीं बल्कि चुपचाप उसकी बात मानने के लिए कहा है। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो देखा था उससे वह उभर ही नहीं पाए थे और उन्होंने अच्छे से देख लिया था कि अर्नब कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए अब अर्नब के फैसले के विरुद्ध जाकर कोई भी अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता था। सभी लोगों ने बड़ी ही शांति से पारस नारा को अपने परिवार का नया राजा मान लिया था। वहां पर मौजूद उसके फाइटर उसकी ताकत और सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके को देखकर काफी खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के बॉडीगार्ड है। क्योंकि अर्नब ने यहाँ पर जिस तरह की ताकत प्रदर्शित की थी वह सिर्फ एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर ही कर सकता है। इसके बाद अर्नब नारा परिवार में और भी बहुत से बदलाव करता है और सभी की योग्यता के हिसाब से उन्हें उनके बिजनेस में पोजीशन देता है। यहाँ तक कि हरियाणा के डाक वर्ल्ड को ऑपरेट करने के लिए अर्नब ने नारा परिवार के कुछ सदस्यों की एक अलग ही टीम बनाई थी। इधर पारस नारा ने उम्मीद नहीं की थी कि उनके परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति की बातों का इस तरह से पालन किया जाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके परिवार वाले कितने ज्यादा घमंडी और आत्मविश्वासी हैं। वह किसी के भी सामने अपनी गर्दन झुकना नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर एक 20 साल के लड़के ने पूरे नारा परिवार को अपने सामने झुका रखा था। सच में इस लड़के ने अपनी ताकत का लोहा नारा परिवार में मनवा लिया था। इधर अर्नब नारा परिवार में सब कुछ सेटल करने के बाद वही नारा मेंशन में जागेश्वर के स्टडी रूम में चला जाता है। इस समय उसके हाथ में 2 फाइल थी। अर्नब के पास मौजूद एक फाइल को पारस ने दी थी जिसमें नारा परिवार के हर तरह के बिजनेस के बारे में डिटेल से लिखा गया था। उनके कौन कौन से धंधे इलीगल है, कौन कौन से लीगल है, किन में कितना प्रॉफिट होता है, किन में कितना लॉस होता है, किन में कितनी इन्वेस्टमेंट की रखी है, कि में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। सब कुछ डिटेल में लिखा गया था। और वैसे भी अर्नब को पता होना चाहिए कि नारा परिवार कहां कहां पर अपना बिजनेस कर रहा है और कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, क्योंकि अब पूरा नारा परिवार उसके अंडर था। और वैसे भी नारा परिवार जितना भी कमाता वह सब अर्नब का ही तो था। और दूसरी फाइल में डार्क वर्ल्ड के बारे में अच्छे से डिटेल लिखी गई थी। अर्नब डार्क वर्ल्ड की सिचुएशन जानने के लिए सबसे पहले उस दूसरी फाइल को पढ़ता है। उस दूसरी फाइल को पढ़ने के बाद अर्नब को पता चलता है कि डार्क वर्ल्ड सिर्फ नाम से ही वर्ल्ड नहीं बल्कि वह असल में एक अलग ही दुनिया है, जहां पर यह डार्क एनर्जी, डार्क पावर, तांत्रिक विद्याओं का ही बोलबाला है। डार्क वर्ल्ड में बहुत सी अलग अलग तरह की एनर्जियां भी रहती हैं। और उसने बचपन में जिन भूत, पिशाच, प्रेत, आत्मा आदि की कहानी सुनी थी वह सभी रियल में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सच में काफी चौंकाने वाला रहस्य है। लेकिन ये रहस्य कभी भी आम लोगों के सामने उजागर नहीं किया जाता। इन सभी के बारे में पढ़ने के बाद अर्नब एक गहरी सांस लेता है और फिर नारा परिवार के सभी बिजनेस के बारे में पढ़ने लगता है। नारा परिवार के बिजनेस के बारे में पढ़ने के बाद अर्नब को पता चलता है कि सच में नारा परिवार का बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा है। जहां मलिक फैमिली और कोहली फैमिली की नेटवर्थ मिला ले तो 53 खरब बनती है, वही नारा परिवार की टोटल नेटवर्थ मिलाए तो वह 69 खरब की बनती है। अकेले मलिक परिवार की नेटवर्थ 28 खरब की है और 25 खरब कोहली परिवार की है। पैसों के मामले में नारा परिवार इन दोनों परिवारों से काफी आगे था और उनके पास ताकत भी इनसे काफी ज्यादा थी। हालांकि वह बात अलग है कि उनकी यह ताकत अर्नब के सामने कुछ नहीं थी, लेकिन अगर पैसों की बात की जाए तो वह दूसरे स्टेट की रिचेस्ट फैमिली से भी काफी अमीर थे। अगर देखा जाए तो नारा परिवार देश के 20 सबसे अमीर परिवारों में से एक था,
क्योंकि नारा परिवार 6,90,000 करोड़ एक साल में कमाता था। अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो नारा परिवार 6.9 ट्रिलियन की नेटवर्थ रखता था। और नारा परिवार अब जितना भी पैसा कमाएगा सब अर्नब का ही था। अर्नब को अब पैसों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास 3 पैसे बनाने की मशीन थी। पहला नारा परिवार, दूसरा सहगल परिवार, तीसरा मलिक परिवार। और उसका खुद का बिजनेस भी अब सही चल रहा था, और तो और वह बहुत जल्द अब चौधरी परिवार के पूरे बिजनेस को भी अपने बिजनेस में शामिल करने वाला था। इधर उत्कर्ष चौधरी को मिले हुए 24 घंटे की समय सीमा समाप्त होने वाली थी, और वह अभी तक चोपड़ा क्लब के बिजनेस को जरा सा भी ठीक नहीं कर पाए थे। आखिर अर्नब को कैसे पता चला नारा परिवार कहां पर रहता है और वह मीटिंग कर रहे हैं? क्या उत्कर्ष चौधरी किसी तरह से अपने बिजनेस को बचा पाएंगे? क्या उत्कर्ष चौधरी कोई तिगड़म लगाकर अर्नब के बिजनेस को ट्रैक पर लेकर आएंगे? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अर्नब द किंग ऑफ माफिया। CH70 टिट फॉर टैट। नारा परिवार 6,90,000 करोड़ एक साल में कमाता था। अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो नारा परिवार 6.9 ट्रिलियन की नेटवर्थ रखता था। और नारा परिवार अब जितना भी पैसा कमाएगा सब अर्नब का ही था। अर्नब को अब पैसों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास 3 पैसे बनाने की मशीन थी। पहला नारा परिवार, दूसरा सहगल परिवार, तीसरा मलिक परिवार। और उसका खुद का बिजनेस भी अब सही चल रहा था, और तो और वह बहुत जल्द अब चौधरी परिवार के पूरे बिजनेस को भी अपने बिजनेस में शामिल करने वाला था। इधर उत्कर्ष चौधरी को मिले हुए 24 घंटे की समय सीमा समाप्त होने वाली थी, और वह अभी तक चोपड़ा क्लब के बिजनेस को जरा सा भी ठीक नहीं कर पाए थे। इधर जैसे ही 24 घंटे होते हैं तो चौधरी परिवार के बिजनेस में से अचानक से 3 अरब की इन्वेस्टमेंट को खारिज और इतनी बड़ी अमाउंट को एक झटके में चौधरी परिवार के बिजनेस से निकलने की खबर पूरी मीडिया में फैल जाती है। अचानक से इस खबर के फैल जाने से चौधरी परिवार के शेयर्स डाउन होने लग जाते हैं। शेयर्स के डाउन होने से बहुत से इन्वेस्टर भी अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस में जाते देखकर तुरंत अपनी कैपिटल बचाने के लिए चौधरी परिवार के बिजनेस से अपने शेयर्स से निकाल लेते हैं। ये खबर एक सनसनीखेज खबर बन गई थी, और मात्र 2 घंटे के अंदर ही चौधरी परिवार के शेयर्स में 10% की गिरावट दिखाई दी थी। उत्कर्ष चौधरी को जब ये खबर मिलती है कि उनके शेयर्स डाउन हो रहे हैं तो उन्हें काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन इसमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और जितने भी शेयर्स उनके इन्वेस्टर निकल रहे थे वह उन शेयर्स को बाय कर रहे थे। अचानक से उत्कर्ष चौधरी के अपने ही कंपनी के शेयर खरीदने से शेयर में गिरावट आनी बंद हो जाती है, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इस तरह की गिरावट में अपनी कंपनी के शेयर खुद खरीदेगा। क्योंकि एक कंपनी के मालिक के पास उसकी कंपनी के जितने ज्यादा शेयर होते हैं तो वह अपनी कंपनी का मालिक तो रहता ही है, लेकिन इससे इन्वेस्टर भी कंपनी में दिलचस्पी दिखाते हैं और अधिक से अधिक इन्वेस्ट करते हैं, जिस कंपनी के ग्रो होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इधर रवि और वसंत ने उम्मीद नहीं की थी कि उत्कर्ष चौधरी इतनी जल्दी इस तरह का कोई फैसला ले लेगा और अपने कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेगा। और वैसे भी उत्कर्ष चौधरी इस बिजनेस वर्ल्ड में कई सालों से था और उसे इस तरह के हथकंडों के बारे में अच्छे से पता था। अगर वह इतना ही कमजोर होता तो वह इस बिजनेस वर्ल्ड में टिक भी नहीं पाता और अपने बिजनेस को हरियाणा के 5 जिलों के साथ दूसरी स्टेट में नहीं फैला पाता और अपने बिजनेस को इतना बड़ा नहीं कर पाता। इधर रवि और वसंत चौधरी बिजनेस की नेगेटिव PR पब्लिक रिलेशन करते हुए भी चौधरी बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इधर रवि और वसंत इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगले 1 घंटे में उनकी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है और उनके जितने भी क्लब थे सभी में फूड इंस्पेक्टर्स अपने ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाते हैं, और जब वह क्लब में नए स्टॉक की जगह पुराने स्टॉक को देखते हैं तो वह एक्शन लेने लग जाते हैं, और तभी वहां पर उन्हें बहुत सा एक्सपायरी सामान मिलता है। तो फूड इंस्पेक्टर तुरंत फाइल चार्ज करते हुए सभी क्लब को सील कर देता है और कंपनी को लीगल नोटिस भी भेज दिया जाता है, और कंपनी के ओनर पर एक्सपायरी सामान बेचने का केस भी कर दिया जाता है। अचानक से झज्जर में 2 इतनी बड़ी खबर फैल जाने की वजह से बिजनेस वर्ल्ड के लोग इतना तो समझ गए थे, चोपड़ा क्लब और चौधरी कॉर्पोरेशन के बीच जरूर कोई आंतरिक लड़ाई हो रही है। इस वजह से दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा था, लेकिन इस समय चोपड़ा क्लब पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा था। इधर अर्नब नारा परिवार के मेंशन में इन सभी से बिल्कुल दूर आराम से शांति से एक कमरे में बैठा था, लेकिन शायद अर्नब की किस्मत को उसकी जिंदगी में शांति पसंद नहीं थी, इसीलिए अगले ही पल अर्नब के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अर्नब इस समय आराम से रिलैक्सिंग चेयर पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में नारा परिवार की एक बिजनेस फाइल थी। अर्नब बिना अपनी नजर उठाए आवाज लगता है, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उसका इतना कहने के तुरंत बाद दरवाजा खुलता है और नारा परिवार का नया फैमिली हेड या फिर कहे कि राजा पारस नारा अंदर आता है और तुरंत अर्नब के सामने आता है और उसके सामने गर्दन झुकाते हुए कहता है, यंग मास्टर, इस समय एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आई हुई है और झज्जर में आपके बिजनेस के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अर्नब जैसे ही पारस की ब आता सुनता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह हैरानी में अपनी गर्दन उठाकर पारस को देखने लगता है। इधर पारस इतनी बड़ी फैमिली का राजा बनने के बावजूद भी अर्नब के सामने गर्दन झुका रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसको ये पोजीशन इस समय या इस रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे इस लड़के की वजह से मिली है
और अब तो उसे ये भी पता चल गया था कि सामने वाला कितना ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए पारस को अर्नब की इज्जत करना नॉर्मल था। इधर पारस जब अर्नब के चेहरे पर हैरानी देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अर्नब को अभी तक कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए वह सब कुछ डिटेल में बताते हुए अर्नब से कहता है, यंग मास्टर, जैसे इस समय चौधरी परिवार और आपके बिजनेस के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है, लेकिन आपने जो चौधरी परिवार को बर्बाद करने का प्लान बनाया था वह फेल हो गया। लेकिन उसके बाद उत्कर्ष चौधरी ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली, जिस वजह से आपकी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड और आपके जितने भी क्लब थे सभी के ऊपर फूड इंस्पेक्टर्स ने रेड घेर दी और सभी क्लब में एक्सपायरी और पुराना स्टॉक होने की वजह से सभी को सील कर दिया है। और इसी के साथ साथ आपके ऊपर भी एक फाइल सीट चार्ज कर दी गई है और आपके ऊपर एक्सपायरी प्रोडक्ट सेलिंग का केस ठोक दिया गया है। यहाँ तक कि चोपड़ा क्लब को हाई कोर्ट के थ्रू एक लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है। इधर अर्नब को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे से उसकी कंपनी पर कुछ इस तरह की मुसीबत आ जाएगी। इधर पारस भी काफी ज्यादा परेशान और टेंशन में था, क्योंकि चोपड़ा क्लब के ऊपर इनकम टैक्स की रेड गिरी हुई थी और उसके पूरे बिजनेस को सील कर दिया था। और अब भले ही नारा परिवार पैसों के मामले में कितना ही अमीर क्यों ना हो और अंडरवर्ल्ड पावर में भी आगे हो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इन सभी चीजों से निपटने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल पावर की जरूरत थी। और अगर नारा परिवार में किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट मिला हुआ था तो वह उसके दादाजी जागेश्वर नारा थे, लेकिन उनको तो अर्नब ने जान से मार दिया था। यह पारस नारा का सोचना था। इधर अर्नब भी पारस की सारी बात सुनने के बाद टेंशन में आ गया था और अपने आप को शांत करते हुए आराम से इस मामले को सोचने लगता है। उसे भी अच्छे से पता था कि यह मामला कोई पॉलिटिशियन ही अच्छे से हैंडल कर सकता है। उसे कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन याद नहीं आ रहा था जो उसकी किसी तरह से कोई मदद कर सके। हालांकि उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी मदद से वह बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स तक को अपने सामने झुका सकता था, लेकिन उसे किसी भी पॉलिटिशियन का कोई सपोर्ट हासिल नहीं था। वह लगभग 10-15 मिनट तक इसी बारे में सोचता रहता है, आखिर कौन उसकी मदद कर सकता है। अचानक से अर्नब को कुछ याद आता है और वह अपना फोन निकालकर किसी को फोन मिला देता है। इधर 2 रिंग के अंदर ही अर्नब का फोन उठा लिया जाता है और फोन के दूसरी तरफ से एक बुरी आवाज सुनाई देती है, हाँ गॉडफादर, बोलिए क्या हुआ। जिस पर अर्नब एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उत्तम सहगल जी, मजाक मत कीजिए, आपको तो सब मालूम है कि क्या हो रहा है। अर्नब की इस बात पर फोन के दूसरी तरफ से हल्की हंसी में एक आवाज सुनाई देती है, अरे गॉडफादर, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मेरी हरियाणा के छोटे से छोटे बिजनेस के ऊपर निगाह रहती है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही डेप्यूटी सीएम से बात कर ली है, उनका कहना है कि आराम से मामला जितना ज्यादा सुलझ सकता है उतना सुलझाएंगे, वरना फिर बाद में ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उनका कहना है कि मीडिया को आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह इस इन्वॉल्वमेंट में आते हैं तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं मीडिया में आ सकता है। इसीलिए वह चाहते हैं कि मीडिया को आप अपने तरीके से हैंडल करें। उत्तम सहगल की पूरी बात सुनने के बाद अर्नब चैन की एक गहरी सांस लेता है और कुछ सोचते हुए गंभीरता से उत्तम सहगल को कहता है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मीडिया को मैं हैंडल कर लूंगा और आपको भी इस मामले में ज्यादा अपना इंटरफेयर दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना आपका नाम भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ सकता है। बस आप पीछे से नजर बनाए रखिए। जिस पर उत्तम सहगल सिर्फ इतना कहते हैं, ठीक है गॉडफादर, और इतना कहने के बाद उत्तम सहगल कॉल काट देते हैं। इधर अर्नब भले ही कुछ ना जानता हो, लेकिन उत्तम सहगल को अच्छे से पता था कि अगर अर्नब अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है तो उप मुख्यमंत्री तो क्या, देश का प्रधानमंत्री खुद उससे मिलने आएगा। इधर उत्तम सागर यही सोच रहा था कि शायद अर्नब अपनी असली पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन नहीं, यहाँ तो मामला ही कुछ उल्टा था, क्योंकि अर्नब को खुद नहीं पता था कि वह असल मायने में कौन है, कितना पावरफुल है और उसका कितना रुतबा है। इधर बस अर्नब अभी यह सोच रहा था कि वह मीडिया को कैसे हैंडल करे। इधर कुछ देर सोचने के बाद अर्नब अपना फोन दोबारा से उठाता है और वसंत को फोन मिला देता है। वसंत जैसे ही फोन उठाता है तो अर्नब बड़ी ही गंभीरता के साथ वसंत को ऑर्डर देते हुए कहता है, वसंत, तुम्हें तो सब पता है इस समय बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, और मीडिया की नजर हमारी ही कंपनी पर बनी हुई है। इधर इस मीडिया की नजर हमारी कंपनी से हटाने के लिए तुम अपनी छोटी छोटी गैंग को झज्जर और रोहतक में कहीं कहीं भिड़वा दो, लेकिन याद रहे किसी आम इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो कर दो, लेकिन कोई जान से नहीं मरना चाहिए। लेकिन अपने आदमियों से कह देना दंगा करके सीधे फरार हो जाए, कोई भी मीडिया या पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। इधर वसंत जैसे ही अर्नब की बात सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है। उसे इतना तो समझ गया था कि वह मीडिया का ध्यान अपनी कंपनी से हटाना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मीडिया का ध्यान हटाने के बाद वह क्या करने वाला है। लेकिन वसंत अर्नब से कुछ पूछ नहीं सकता था, इसीलिए वह उसकी बात मान लेता है। और आधे घंटे के बाद ही पूरे झज्जर और रोहतक में अलग अलग जगहों पर गुंडों की झड़प की खबर चारों तरफ फैल जाती है। इधर जब मीडिया को यह पता चलता है कि झज्जर और रोहतक के बहुत से जगहों पर गुंडे आपस में लड़ रहे हैं और बहुत सी पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है,
यहाँ तक कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बहुत सा नुकसान हुआ है। तो मीडिया तुरंत उस खबर के बारे में जानने के लिए उन जगहों पर जाना शुरू कर देती है। 3 से 4 घंटे के अंदर ही झज्जर और रोहतक से बहुत जगहों से गुंडों की लड़ाई की खबर चारों तरफ फैल गई थी। और कुछ देर में सभी का ध्यान चोपड़ा क्लब की कंपनी से हट गया था। और इधर डिप्टी सीएम जैसे ही ये देखते हैं कि 4 घंटे के अंदर अंदर ही मीडिया से निपट लिया गया है, तो वह भी समझ गया था कंपनी का मालिक सच में काफी मिस्ट्रीज इंसान है, जो काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर डिप्टी सीएम भी उस इंसान के नजरों में आने के लिए तुरंत ऑर्डर पास कर देता है और 1 घंटे के अंदर ही चोपड़ा क्लब के ऊपर लगी हुई सील अनसील कर दी जाती है और चोपड़ा क्लब का बिजनेस दोबारा से अच्छी तरह से चलने लग गया था। इधर उत्कर्ष चौधरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऊपर से कोई बहुत बड़ा ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन को रोक भी सकता है। उसने इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करवाने के लिए बहुत से बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से बात की थी, लेकिन जब वह दोबारा से इस मामले में बात करने के लिए उन्हें फोन करता है, तो कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। इस वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इतना समझ जाता है कि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वह जब इस बारे में सोच रहा था तो चौधरी कॉर्पोरेशन के ऊपर सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। इधर उत्कर्ष चौधरी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी जब उसे पता चला कि उसकी कंपनी के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी है, क्योंकि उसे पता था कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को तो पैसे देकर रेड रुकवाई जा सकती है, लेकिन जब सीबीआई अगर किसी कंपनी पर रेड गिरती है तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिस वजह से इस रेड को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। उत्कर्ष चौधरी के पास अब मुख्य चौधरी परिवार को फोन मिलाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। वह तुरंत अपना फोन निकाल कर किसी को फोन करता है। तकरीबन 4 से 5 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से फोन उठाया जाता है और एक बहुत ही भारी लेकिन गंभीर आवाज सुनाई देती है। हाँ उत्कर्ष बोलो। उस आवाज को सुनने के बाद उत्कर्ष चौधरी थोड़ा डर जाते हैं और वह अपनी कांपती हुई आवाज में लेकिन सम्मान के साथ कहते हैं, एल्डर हरीश जी, वह बात यह है कि उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष चौधरी को इससे आगे कहने में डर लग रहा था, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से दोबारा से वही आवाज उत्कर्ष चौधरी को कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर उत्कर्ष चौधरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर कौन है यह एल्डर हरीश, और आखिर मुख्य चौधरी परिवार है कितना पावरफुल? क्या वह अर्नब के बारे में डिटेल निकाल पाएंगे? क्या मुख्य चौधरी परिवार अर्नब के साथ मिले हुए लोगों के बारे में जानकारी निकलवा पाएगा? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए अर्नब द किंग ऑफ माफिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अर्नब द किंग ऑफ माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहो तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।